आइसोमेरिज्म आज स्टार्ट होगा बेटा आप लोगों का। आइसोमेरिज्म पे हंसना थोड़े है। आइसो और मेरिज्म, अगर हम आइसोमेरिज्म को तोड़ें, बाइफरकेट करें, तो देखना जरा भैया, आइसो और मेरास दो पार्ट से मिलकर के आइसोमेरिज्म बना है। आइसो मतलब होता है सेम और मेरास मतलब होता है पार्ट। जिसका पार्ट पुर्जा पुर्जा सब कुछ सेम हो, ऐसे दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड या स्पीसीज क्या कहलाते हैं एक दूसरे के? आइसोमर कहलाते हैं। ओके, जरा बताइए कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं? क्या चीज़ जरूरी है कि दोनों में सेम हो? मॉलिक्यूलर वेट कि मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, कुछ लोग मॉलिक्यूलर वेट बता रहे हैं, कुछ लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहे हैं। पहले दोनों लोगों को या दोनों लोगों के संदेह को पहले दूर किया जाए, है कि नहीं? देखिए भाई, ये हैं N2O 44 मॉलिक्यूलर वेट है, और ये है CO2, इनका भी 44 मॉलिक्यूलर वेट है, 44 मॉलिक्यूलर वेट है। क्या दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं? नहीं साहब, आइसोमर नहीं है। कारण क्योंकि दोनों का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है। मॉलिक्यूलर वेट सेम तो है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट नेसेसरी होना जरूरी नहीं है। बात स्पष्ट? अब यहीं पर देखिए, ये आइसोमर नहीं है। यहीं पर जरा देखना, C2H5OH हम ले लिए और CH3OCH3 ले लिए। मॉलिक्यूलर वेट इसका है 46 और इनका भी मॉलिक्यूलर वेट है 46। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप इनका देखें तो C2H6O। जनरल फार्मूला देखें तो CnH2n+2O। यही तो जनरल फार्मूला ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसे दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जाहिर सी बात है अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। स्पष्ट? ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। किस वजह से केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जा रहा है? क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप बदल जा रहा है। फंक्शनल ग्रुप क्यों बदला? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बदल गया। तो दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन से आइसोमर हैं? फंक्शनल आइसोमर हैं। बात स्पष्ट हुआ? मतलब कहने क्या हुआ कि अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वो आइसोमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहां देखिए आइसोमर हैं, लेकिन यहां आइसोमर नहीं है। अब सवाल उठता है डिफिनीशन क्या होता है आइसोमेरिज्म का या आइसोमर का? तो आप कहेंगे साहब दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, बट दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी और बोथ। हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी उनका डिफर कर रहा हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर रहा हो, कभी कभी दोनों डिफर करता है। ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर। और इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। बात स्पष्ट हुआ? चीज़ें क्लियर हुई? अगर दो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट सेम हैं तो वो आइसोमर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चीज़ें स्पष्ट हुई? दो प्रकार के आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे। एक वो जिनका दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है। अगर स्ट्रक्चर बदलेगा तो उनके आईपीसी नेम बदल जाएंगे। जैसे आपके सामने देखिए, ये कंपाउंड है इथेनॉल और ये कंपाउंड है मिथॉक्सी मीथेन है। ये मिथॉक्सी मीथेन। क्या दोनों के आईपीसी नेम सेम है? नहीं साहब। अगर कभी भी दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और आईपीसी नेम बदल जाए
हमेशा ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन से आइसोमर होंगे अभी हम बात आगे करेंगे कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। क्लियर बात? इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। जरा यहीं पर गौर करें, एक दो एग्जाम्पल और। जैसे ये कंपाउंड है OH है, COOH है, CH3 है, चलिए H ले लेते हैं हम यहीं पर। इसी कंपाउंड का हम मिरर इमेज बनाते हैं, चाहे इसे मिरर इमेज कहें चाहे वाटर इमेज कहें। भाई चेहरा दोनों जगह दिखता है, चाहे शीशे में देखें और चाहे कटोरे में पानी भर करके देखें। क्लियर बात? तो इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो COOH, OH, CH3H। अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन दोनों का IUPAC नेम सेम है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन हो सकता है कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफर कर रहा हो। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर दोनों का अलग अलग है। अगर एक लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। अगर दो या दो से अधिक कंपाउंड जिनके IUPAC नेम सेम होते हैं वो दोनों कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होते हैं, वो जनरली स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। स्टीरियो आइसोमर कौन? दो या दो से अधिक कंपाउंड, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट उनका डिफर कर गया हो। यहां देखिए ग्रुप या एटम का अरेंजमेंट डिफर कर रहा है, यहां पर देखिए अरेंजमेंट उलट जा रहा है पूरी तरीके से। 3D स्पेस में अगर अरेंजमेंट चेंज होता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफर कर जा रही। प्रॉपर्टी कोई डिफर करे अगर, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को क्या कहलाएंगे? आइसोमर। अगर ये नॉन प्लेनर होते हैं तो जनरली ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से बिलोंग करते हैं। अगर ये पेनल्टी शो करते हैं तो जनरली वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से बिलोंग करते हैं। इसी में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी आप पढ़ेंगे। तो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसे आप त्रिविमीय समवयवता कहते हैं वो 3 टाइप के आप पढ़ेंगे। कौन कौन? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट बदलता है इसी को कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशन का बदलना। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटम या ग्रुप का 3D स्पेस में क्या अरेंजमेंट, इसी को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसीलिए इनको जनरली हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आइसोमेरिज्म कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के। कौन कौन हुए? जरा दर्शन कर ले भाई, आपके सामने दर्शन करा लिया जाए, एक बार आंख के सामने से गुजार दिया जाए। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज सेम होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट क्या हुए? सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और IUPAC नेम ये क्या कर गए हैं? डिफरेंट हो गए। क्यों डिफर कर गया? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। बात स्पष्ट हुआ? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, IUPAC नेम, ये क्या होगा? इसमें सेम होगा। डिफर क्या कर रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है भैया, डिफरेंट हुए। क्यों डिफरेंट हुए? ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। सीधे कह सकते ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। उसमें देखिए आपके बुकलेट में शायद कॉन्फ़िगरेशन में F गायब है शायद, उसमें देखिए जरा चेक कर लीजिएगा, लास्ट लाइन में देखिए लिखा गया होगा ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट
थ्री डायमेंशनल स्पेस में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इस वजह से ये स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। स्टीरियो आइसोमर कितने होते हैं भैया, एक GI पढ़ते हैं, दूसरा OI पढ़ते हैं और तीसरा CI पढ़ते हैं। पूरा नाम हम ले रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म नहीं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ऐसे ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं बेटा। एक हुआ रिंग ओपन चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा हुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा हुआ चैन आइसोमेरिज्म, चौथा हुआ मेटामेरिज्म। ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवा हुआ फंक्शनल आइसोमेरिज्म और छठवां हुआ टाटोमेरिज्म। हम शॉर्टकट में लिखे हैं, मेन मकसद है आप तक बात पहुंचाना। तो रिंग ओपन चैन हुए, पोजीशन आइसोमेरिज्म हुए, चैन आइसोमेरिज्म हुआ, मेटामेरिज्म हुआ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टाटोमेरिज्म। क्लियर। पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम लोग रिजियो आइसोमर भी कहते हैं और चैन आइसोमेरिज्म को हम लोग स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। नाम सब आगे बुकलेट में आपके दिया गया है, एक एक करके हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करने चल रहे हैं कौन सा बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चीजें स्पष्ट हो रही हैं, यहां तक बात स्पष्ट हो रहा है। आइए जरा आगे चलते हैं भाई। क्लोज्ड ओपन चैन आइसोमेरिज्म, चाहे इसे क्लोज्ड ओपन चैन कहें और चाहे रिंग ओपन चैन कहें, दोनों नाम एक है, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, समझ रहे होंगे। ध्यान दें, मुख्य रूप से 2 एग्जाम्पल आप अपनी खोपड़ी में बैठा लें। 2 एग्जाम्पल कौन कौन खोपड़ी में बैठाना है, ध्यान दीजिए जरा। जैसे ये है एल्कीन, ओपन चैन में हुए, अगर इन्हीं को आप रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो साइक्लो लगेगा। अब साइक्लो एल्कीन होगा कि साइक्लो एल्केन होगा, एल्केन होगा। तो एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, ये दोनों एक दूसरे के ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर कहलाते हैं। अभी हम एग्जाम्पल आपको दर्शन करा रहे हैं। दूसरा इसमें देखिए भैया, एल्काइन ले लें, ठीक, एल्काइन ले लें या डाइईन ले लें एंड साइक्लो एल्कीन ले लें। लिमिटेड उदाहरण है, कोई बहुत ज्यादा याद नहीं करना, लर्न नहीं करना। अब जैसे एल्कीन हुआ, इधर देखना, CH2 CH CH3, गिन लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर बराबर हैं 3, 1 4 और 2 6। फार्मूला इसका हुआ C3H6, इसी फार्मूले से बिलोंग कर रहा है। अब ये ओपन में है, जब आप इनको रिंग में कन्वर्ट करोगे बेटा तो CH2 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 ऐसे जोड़ दीजिए इसको, चाहे ऐसे लगा दीजिए और चाहे थोड़ा सलीके से बना दीजिए, CH2 CH2 CH2, रिंग हुआ। एडिशन रिएक्शन अगर ये देते हैं तो जनरली ये भी एडिशन रिएक्शन देते हैं। प्रॉपर्टी बदलेगी लेकिन अभी आगे जब आप देखोगे इसको। क्लियर। इन्हीं को आप ऐसे कह सकते थे, इसी को आप ऐसे भी तो कह सकते थे, ऐसे, ठीक। और इन्हीं को आप बॉन्ड लाइन में प्रेजेंटेशन दिखा सकते थे। यहां पर 2H है, यहां पर भी 2H है, यहां पर भी 2H है और 3C तो दिख ही रहा है आपको स्पष्ट। ये दोनों एक दूसरे के ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर हुए। एग्जाम्पल और भी आप दर्शन कर सकते थे, जैसे इधर देखना भैया, ब्यूटीन हुआ, इसी का देखिए साइक्लोब्यूटेन हुआ, गिन लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? शायद कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखने जरा, कौन सा कंपाउंड? ब्यूटाइन, इसी का आप ऐसे भी ले सकते थे, 1,2 ब्यूटीन बोलिए, या इसी को आप ऐसे लिख सकते थे
1,3 ब्यूटाडाइन। बात स्पष्ट। और इन तीनों का ही क्लोज चेन आइसोमर जब आप देखेंगे, ये देखना, बल्कि इसको ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। गिन लीजिए, 3 हाइड्रोजन, 2 5 और 1 6। यहां पर भी गिनिए। जब आप इसको ओपन करेंगे, देखिए यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा CH। गिन लीजिए, 6 हाइड्रोजन है कि नहीं, 4 कार्बन तो दिख ही रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर। ये भी देखना ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर, ये भी ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर, ये भी ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर। तो ये ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर, ये ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर, ये ओपन क्लोज्ड चैन आइसोमर। जरा बता सकते हैं कि ये और ये दोनों कौन से आइसोमर हुए? ना, पोजीशन कैसे हो जाएगा देवता? एक आइन हो, एक इन है, और आप कह रहे हैं पोजीशन आइसोमर। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के FI हुए, फंक्शनल आइसोमर हुए, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? हाँ, अब ये पोजीशन आइसोमर हो गए। सब आपके बुकलेट में दिया गया है, एग्जाम्पल दे करके आप देखिएगा बहुत ध्यान से, नीचे ABCD करके सब उसमें दिया गया है बेटा, उदाहरण में सब बने हुए हैं। क्लियर बात? हम कुछ उसमें छुपाए नहीं, सब कुछ उसमें बयां है, एकदम पूरा एक्सप्लेन्ड है, इसलिए छापने छपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों हो गए FI, ये दोनों हो गए PI, और ये ओपन क्लोज चैन, ये और ये ओपन क्लोज चैन, ये और ये ओपन क्लोज चैन। तो बना ले जाएंगे, ऐसे निकाल ले जाएंगे। कोई दर्द, कोई शिकवा, कोई गिला, कोई दिक्कत? बोलें आगे चलें? आइए भैया आगे चलते हैं। मिटा दे पहले इसको जरा। Which will show position आइसोमेरिज्म। कौन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, या कह सकते हैं which पेयर कह सकते हैं, पेयर शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिख रहा है ना भाई? आइए भाई, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH CHO CH3, CH3 CH2 CH2 CN, CH3 CH CN CH3। जिससे पूछेंगे वही बच्चा बताएगा, सब लोग स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे इसमें। क्लियर बात? चलिए, कौन बताएगा? पहले हाथ उठवा लें भैया। 1 2 3 4 लोग खाली हाथ उठाए हैं, और लोग बस खाली ऐसे बैठे हैं कि जब कहेंगे तब हम हाथ उठाएंगे। चलो बिटिया तुम बताओ जल्दी से। हाँ, क्या नाम बेटा? उज़ैना, ज़ैनब। चलो बेटा बताओ मेरी लाल, चारों ऑप्शन में बेटा बोथ होंगे। बिल्कुल। कितने लोग कह रहे हैं भाई बोथ होगा? हाथ उठाएं फटाफट। ये लो बिटिया, कोई हाथ नहीं उठाया, अकेले तुम ही बिटिया खड़ी हो। हाँ तुम बताओ बच्चा। नन। वेरी गुड। देखिए कोई नन बताया। नन कितने लोग कह रहे हैं भैया? जरा हाथ उठाएं। चलिए भाई, कुछ लोग साथ हैं इस बच्ची के, और कुछ लोग तो सपोर्ट में उठा रहे हैं, फलाने उठा रहे हैं तो हम भी उठाएंगे। चलिए भाई कोई बात नहीं, बैठ जा बेटा। आइए, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो एक्चुअल में नन ही करेक्ट है। अब कुछ लोग देखिए संदेह इसमें इस बात का हो रहा होगा कि यार फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, यहाँ आ गया दूसरे नंबर पर, तो पोजीशन आइसोमर होना चाहिए, लेकिन सर जी कह रहे हैं नहीं होगा। यहाँ पर भी साइनाइड यहाँ था, यहाँ आ गया, ये भी होना चाहिए, लेकिन नहीं निकल कर क्या रहा है। एक्चुअल में आपके जो दिमाग में बैठा हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदलने से पोजीशन आइसोमर बन जाता है, वो गलत नहीं, वो सही है। लेकिन जो सबसे मुख्य बात इसमें है पोजीशन आइसोमेरिज्म में, कि हमारा जो चैन वो छोटा नहीं होना चाहिए, यानी रूटवर्ड उसका चेंज नहीं होना चाहिए। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमेशा रूटवर्ड कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है। अगर रूटवर्ड चेंज हो गया, इसका मतलब चैन का लेंथ छोटा बड़ा हो गया। जब चैन का लेंथ छोटा बड़ा हो जाएगा तब वो पोजीशन आइसोमर नहीं बनेगा, तब वो चैन आइसोमर बन जाएगा। कैसे?
जरा दर्शन करिए, देखिए इधर हम इस कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं आपके सामने IUPAC में। देखिए 1 2 3 4, आप इसे क्या लिखे? ब्यूटेन 1 अल। बोलिए यहां रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। जरा इसका नामकरण करिए। क्या यहां से नामकरण करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। 1 2 3 तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। अल यहां भी एक नंबर पे है, अल यहां पर भी एक नंबर पर है, अल का पोजीशन वही है। क्या अल चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, वही नंबर पे है, एक ही नंबर पे है। तो कैसे आप कह रहे हो कि यहां पर किनारे है और यहां पर बीच में आ गया? इसका मतलब आप अल का पोजीशन चेंज कर रहे थे। अब ध्यान से अगर आप देखें, हमने पहली बात क्या बताया कि रूट वर्ड इसमें बदलना नहीं चाहिए। देखिए रूट वर्ड क्या है यहाँ? 4 कार्बन का। यहाँ रूट वर्ड कितने कार्बन का हो गया? 3 कार्बन का हो गया। अगर रूट वर्ड बदल रहा है इसका मतलब कि कार्बन के चैन का लेंथ छोटा बड़ा हो रहा है। अगर लेंथ छोटा बड़ा होगा, चैन चेंज होगा, तो चैन आइसोमर कहलाता है, वो पोजीशन आइसोमर नहीं कहलाता। बात स्पष्ट हुआ? ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए? चैन आइसोमर हुए। अब जरा नीचे वाले में देखें, जरा यहां देख लें। 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, ये तो कंपाउंड हुआ। रूट वर्ड कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। जरा यहां देखिए 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। रूट वर्ड कितने कार्बन का हो गया? 3। तो रूट वर्ड चेंज हुआ ना, चैन छोटा बड़ा हुआ ना। एक दूसरे के कौन सा आइसोमर हुए? चैन आइसोमर हुए, पोजीशन आइसोमर नहीं हुए। हां, अगर हम तीसरे ऑप्शन में देखिए ये एग्जाम्पल लगा देते, CH3 CH2 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 OH, और यहां पर लगा देते CH3 CH OH CH2 CH3। अब देखिए इन दोनों कंपाउंड का नामकरण जरा करिए। ये हो गया ब्यूटेन 1 आल और ये हो गया ब्यूटेन 2 आल। अब जरा ध्यान से देखें, यहां पर रूट वर्ड ब्यूट है, यहां पर रूट वर्ड ब्यूट है। दोनों में कार्बन के लेंथ सेम है, लंबाई दोनों में सेम है, रूट वर्ड दोनों में सेम है। अब चेंज किसका पोजीशन हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। तो एक दूसरे दोनों क्या हो गए? अब सवाल अगर पूछता जाता है कि व्हिच पेयर शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाता? सी हो जाता। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? मतलब कहने क्या हुआ कि अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है, उसका पोजीशन अगर आप बदलते हैं तो संभव है कि वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। कौन कौन ऐसे सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता? उदाहरण के तौर पर जैसे OH हो गया, जैसे NH2 हो गए, जैसे SH हो गया। बात स्पष्ट हुआ? जैसे डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होना, जैसे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होगा, एटसेट्रा। बहुत सारे सब आ जाएंगे बेटा, बहुत सारे आ जाएंगे। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया हो तुरंत के तुरंत, ताज़ा ताज़ा अभी, कि अगर कहीं पर भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल रहा होगा तो कभी भी वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम आपका अभी यही भ्रम दूर कर दिए देते हैं। आइए भ्रम दूर करते हैं आपके दिमाग, क्योंकि बहुत तेज आप कॉन्सेप्ट बदलते हैं ना दिमाग के अंदर अपने, और नया नया कॉन्सेप्ट तुरंत बना लेते हैं। 2 ये है CH CHO COOH। अगला कंपाउंड हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 COOH। यहाँ CHO लगा दे रहे हैं, ये लीजिए भैया। अब जरा बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम है? 2 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। एक नंबर पर ओइक है, हम बार बार एक नहीं लिखेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा? 3 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड।
जरा बताइए, रूट वर्ड इसमें भी ब्यूट है, इसमें भी ब्यूट है, क्या रूट वर्ड बदला? बदला क्या? फॉर्माइल का पोजीशन, एल्डिहाइड का पोजीशन, तो दोनों एक दूसरे के कौन सा आइसोमर हो गए? पोजीशन आइसोमर। क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं था ये? भले है, लेकिन अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया, अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट रह गया है। बात स्पष्ट हुआ? तो अगर जहन के अंदर आप बैठा लिए हैं, दिमाग के अंदर कि नहीं साहब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होगा और उसका पोजीशन बदल रहा होगा तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, आपके सामने देखिए होगा। चीजें स्पष्ट हुई? मतलब कहने क्या हुआ कि आपको खाली ये देखना है एक चीज कि दोनों में रूट वर्ड सेम है कि नहीं। रूट वर्ड सेम है और पोजीशन बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म एक दूसरे के होंगे। चीजें स्पष्ट हुई? और भी एग्जाम्पल देखें, और भी उदाहरण देखें इसमें भैया, ये देखें फटाफट। जैसे CH3 CH CH3, इसी का दूसरा एग्जाम्पल आप देख लें, CH2 CH CH2 CH3। सबसे पहला काम आप कार्बन गिनेंगे पेरेंट चेन में, यानी रूट वर्ड चेक करेंगे, रूट वर्ड सेम है कि नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 रूट वर्ड सेम है। इन का पोजीशन चेंज है, यहां 1 नंबर पे इन है, यहां 2 नंबर पे इन है, तो ये ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 1 इन है, दोनों ब्यूट ब्यूट है कि नहीं भाई? एक में इन 2 पे, एक में इन 1 पे है, तो इन का पोजीशन बदला तो दोनों एक दूसरे कौन सा आइसोमर हुए? पोजीशन। और तो दोनों एक दूसरे के बेटा PI हो गए, पोजीशन आइसोमर हो गए। बात स्पष्ट हुआ? आप जरा यहां देखना भैया, यहां हम OH लगा दिए, OH हम यहां लगा दे रहे हैं, मेथिल के ठीक सामने OH लगा दे रहे हैं। ठीक, अब रूट वर्ड अगर आप इसमें देखें तो कितने कार्बन का है? 6 6 6। क्या रूट वर्ड चेंज हुआ? नहीं साहब, रूट वर्ड नहीं चेंज हुआ। चेंज किसका पोजीशन हो रहा है? OH का। देखो फिर बोले OH का, OH का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है देवता, मेथिल का पोजीशन चेंज हो रहा है। आपको लग रहा अच्छा OH गुरुजी यहाँ लगाएं, फिर यहाँ लगा दी, फिर यहाँ लगा दे। OH तो एक ही नंबर पे है। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो ये होगा 2 मेथिल फिनाल, या कह सकते हैं 2 मेथिल बेंजीन 1 ऑल। इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो 3 मेथिल फिनाल चाहे कहें, और चाहे कहें 3 मेथिल बेंजीन 1 ऑल कहें। क्लियर? ऐसे इसका भी नाम ऐसे आप लिख सकते हैं 4 मेथिल फिनाल चाहे कहें, और चाहे 4 मेथिल बेंजीन 1 ऑल कहें। तो देखिए ऑल यहां पर भी एक पर है, यहां पर भी एक पर है, यहां पर भी एक पर है, तो पोजीशन क्या OH का चेंज हो रहा है? नहीं साहब, किसका चेंज हो रहा है? मिथाइल का। इसे हम कहते हैं बेटा आर्थोक्रिसाल। ट्रिवियल वाला नेम याद रखिए, इसे हम कहते हैं मेटाक्रिसाल, और इसे हम कहते हैं पैराक्रिसाल। बात स्पष्ट हुआ? सब में रूट वर्ड देखिए सेम। चेंज किसका हो रहा? खाली मिथाइल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा। तो जितने भी आर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर होते हैं, ये तीनों एक दूसरे के नॉर्मली कौन से आइसोमर होते हैं? पोजीशन आइसोमर होते हैं। बात स्पष्ट हुआ? मतलब हमें हमेशा क्या चेक करना है? रूट वर्ड चेक करना है। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? जरा बताइए भैया, आज उदाहरण और भी हम आपसे पूछते हैं। ये सब तो छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, और छोटे छोटे ही एग्जाम्पल आपके कोर्स में भी हैं, बहुत हक्काने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं हैं। चलिए, N-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, बताइए ये तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं? बोले, पोजीशन आइसोमर हैं कि चेन आइसोमर?
कुछ लोग पोजीशन बोल रहे हैं, कुछ लोग चैन बोल रहे हैं, क्योंकि सब में पेंट 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 दिख रहा होगा। तो अगर पेंट 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 सब में है तो चैन कैसे हो जाएगा, है कि नहीं? चित्रकारी कर लीजिए, ये देखना 5 कार्बन हुआ, 1 2 3 4, ये हुआ आइसोपेंटेन। इस कंपाउंड का देखिए, ये पेंटेन है, 2 मेथिल ब्यूटेन है, 2 डाई मेथिल प्रोपेन है। यहाँ रूट वर्ड 3 कार्बन का, यहाँ 4 कार्बन का, यहाँ 5 कार्बन का। तो तीनों कभी भी पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें रूट वर्ड का जो चेकिंग करनी है वो ट्रिवियल सिस्टम में नाम को नहीं देखना है। हाँ, हम इस बात को इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ना कि आप भ्रंश बैठाए हो और खट से आप तुरंत बोलें साहब पेंट यहाँ पर भी, पेंट यहाँ पर भी, पेंट यहाँ पर भी। तो अगर पेंट 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 है तो चयन कभी हो ही नहीं सकता। पोजीशन होगा और ऑप्शन में लगा रहेगा, झम्म से मारे सन्न से निकल लिए तुरंत। बुद्धि एकदम खुली होनी चाहिए, ज्ञान चक्षु एकदम सक्रिय होने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। बात स्पष्ट हुआ? तो जब भी हम रूट वर्ड की बात करेंगे तो हमेशा IUPAC सिस्टम में चर्चा करेंगे। बात स्पष्ट हुआ? चीज़ें क्लियर हुई? तो ये थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ी सी उदाहरण की जो बात किया गया वो किस में किया गया भैया? पोजीशन आइसोमेरिज्म में। आज जरा रीडिंग हल्का हल्का मान लेते, नहीं तो आपको लगेगा कि हम कहीं और पढ़ा रहे हैं और बुकलेट में कहीं और चल रहा होगा। आइसोमेरिज्म में जरा रीडिंग लगा लेते, देखें कुछ छोटा उटा तो नहीं है भैया, नहीं तो हम तो दावे चले जा रहे हैं। अच्छा, इधर पेज नंबर 31 पर तो सारी बातें हो गई हैं ना, लाइन बाय लाइन? कुछ रह गया हो इसमें? नो सर। चलिए भैया आगे चलते हैं पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 पर क्लियर बात? पोजीशन आइसोमेरिज्म या इसी को रिजियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? दूसरा वाला जो नाम रिजियोमर्स है ये याद करने की कोशिश करिएगा, कारण क्योंकि पोजीशन आइसोमर तो आपको याद ही रहता है। ऑप्शन दे देगा व्हिच मॉलिक्यूल्स और रिजियोमर, आपको ये कहाँ से आ गया? 6 तो गुरुजी पढ़ा थे, 7वां कहाँ से पैदा हो गया तुरंत है? तो उसी 6 में से ही एक नाम है। समझ रहे बात? पोजीशन आइसोमर को हम लोग कौन सा मर कहते हैं? रिजियोमर कहते हैं। ये याद रहे आपको। क्लियर? अब इसमें देखिए क्या करें, आइसोमर्स है सेम रूट वर्ड बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड इज चेंज। तो जो मेन बात है उसके नीचे अंडर लाइन कर लीजिएगा कि जो मुख्य बात है जहां से आप आइडेंटिफाई करेंगे। और कभी भी सवाल गलत नहीं होगा बेटा, इस चीज को दिमाग बिल्कुल एकदम बैठा लें। कभी भी अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन बना रहता है, कहीं PI हो जाता है, कहीं CI हो जाता है, और PI CI मिला कर आप पोआई हो जाती है आपकी। समझ रहे बात? तो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए 1 ब्यूटीन ऑब्लिक कर लीजिएगा, 1 ब्यूटीन ऑब्लिक ब्यूट 1 इन, दोनों नाम एक ही है, बस अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। दूसरा देखिए 2 ब्यूटीन ऑब्लिक ब्यूट 2 इन। क्लियर? दोनों एक दूसरे क्या हुए? पोजीशन आइसोमर हुए। ऐसे देखिए यहाँ पर आइन का पोजीशन देखिए दोनों में सेम है। ऑल का पोजीशन क्या हो रहा है? बदल रहा है। 2 मेथिल फिनाल, 3 मेथिल फिनाल, 4 मेथिल फिनाल, अर्थो, मेटा, पैरा, क्रिसॉल, ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए? साफ साफ देखिए नीचे लिखा गया कि अर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ बेंजीन शो पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर? नीचे साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि इफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH ग्रुप, SH ग्रुप, NH2 ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप इज चेंज्ड देन मॉलिक्यूल शो PI या पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चीजें स्पष्ट हुई, बातें स्पष्ट हुई बेटा। आइए तीसरे में हम लोग आते हैं, कौन सा? चैन आइसोमेरिज्म, या इसी को कहा जाता है क्या? स्केलेटन आइसोमेरिज्म। तो दूसरा जो नाम कंकाल तंत्र आइसोमेरिज्म, वो याद रहे बेटा आपको। क्लियर? स्केलेटन आइसोमेरिज्म या इसी को कहा जाता है चैन आइसोमेरिज्म। स्पष्ट? अरे वो चाय लिखा गया, गलती से N भूल गए थे, हाथ आजकल देख ही रहे हैं कैसे चल रहा है। क्लियर? आइए भाई, मेन बात इसमें कभी भी रूट वर्ड सेम नहीं हो सकता, कभी भी रूट वर्ड सेम नहीं हो सकता। पोजीशन में कभी भी रूट वर्ड चेंज नहीं हो सकता, वहाँ हमेशा रूट वर्ड सेम रहेगा। यहाँ कभी रूट वर्ड सेम नहीं रहेगा। अगर रूट वर्ड सेम हुआ तो कभी भी दोनों चैन आइसोमर
हो ही नहीं सकते, क्योंकि रूट वर्ड में ही तो आपके कार्बन का लेंथ, कार्बन का चैन छुपा हुआ। बेटा उनको जगाते रहना बीच बीच में, लहर ले रहे हैं एकदम पूरा आँख वाँख बंद करके बाकायदे, टोपा ओपा लगा करके, ऊपर नीचे एकदम बाकायदे ढक करके नशे में चल रहे हैं, एकदम मस्ती में लहर ले रहे हैं। जब लहरें लेना था तो क्लास में काहे आए हो? आराम से रजाई तोप करके सोते उसी में, सब तरफ से सील पैक कर लेते एकदम। बोलिए बेटा, बैठे हो क्लास में आए हो तो थोड़ा सा आनंद उठाओ। हम भी देखो घर से भाग करके आए हैं आनंद उठाने के लिए, तुम लोग भी आनंद उठाओ, पढ़ाई करो अपना आराम से। देखें जरा इसमें एग्जाम्पल भैया, जैसे ये कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे कौन से आइसोमर? कौन रिंग ओपन बोल रहा है? चेन आइसोमर बेटा। भाई ये 4 कार्बन के हैं, अब ये कितने कार्बन का हो गया? 3 कार्बन का, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए? चेन आइसोमर। अब गुरु जी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 कार्बन यहां है और हर कार्बन से 2 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो C4H8 ये हुआ। इनका भी गिन लीजिए, 2 2 4 1 5 और 3 8 8 हाइड्रोजन हुआ और 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 ये 4। ये देखना, क्योंकि पहला तो कंडीशन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना आवश्यक है, तभी एक दूसरे के आइसोमर बन पाएंगे। वो कभी कभी कहेंगे साहब कुछ मॉलिक्यूल्स हो आइसोमेरिज्म, तो पेयर 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 देते चले जाएंगे, एक में धीरे से 1 कार्बन कम किए रहेंगे, या कहेंगे कौन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा है, तो पहला तो आइसोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। बात स्पष्ट हुआ? तो बहुत माइन्यूटली चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए और बहुत गौर से सवाल को सॉल्व करिए। सवाल बिल्कुल हल्का हो तब भी आप उसको हल्के में ना लें, तब भी आप सवाल को पूरा पढ़ें, अंत तक पढ़ें और ऑप्शन तक पढ़ें। कभी भी किसी सवाल को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अब हल्के में आप क्यों ले रहे हैं भाई? हर सवाल जब 4 नंबर मार्क कैरी कर रहा है तो आप किसी को हल्के में कैसे ले सकते हैं? हर सवाल बराबर वजन रख रहा है, वो चाहे भारी सवाल हो, चाहे हल्का सवाल हो, चाहे कठिन सवाल हो, चाहे आसान सवाल हो। बात स्पष्ट हुआ? तो ये दोनों एक दूसरे के बेटा क्या हो गए? चैन आइसोमर हुए। ओके, ऐसे देखिए अभी जो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, एक दूसरे क्या हो गए भैया? ये चैन आइसोमर हो गए। क्लियर? एग्जाम्पल और ले लें जरा, ये देखना 1 2 3, क्या नाम है? बोल, अरे माई कौन बोल रहा है? ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड 1 2 3 4। नीचे लगा दें इसको, ऊपर जगह नहीं है ना, नीचे बना दें। अभी क्या हो गया? प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड में 2 पर मेथिल लग गया, तो यहां 4 कार्बन का चैन था, यहां 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया, प्रोपेनामाइड हो गया, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? चैन आइसोमर हो गए। हम वो एग्जाम्पल नहीं ले रहे जो आपके बुकलेट में एग्जाम्पल है, जानबूझ करके हम एग्जाम्पल बदलते जा रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल तो आप लेके बैठे हैं, जैसे हम पूछेंगे तुरंत बता देंगे खट से तुरंत है, इसलिए हम एग्जाम्पल बदलते जा रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया दोनों एक दूसरे के चैन आइसोमर, ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? चैन आइसोमर। तो अगर किसी भी कार्बन के चैन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अकेले ही लगा है और उसका आप पोजीशन बदलेंगे तो पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, वो क्या होगा? चैन आइसोमर। हाँ, अगर 2 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं और एक का पोजीशन आप बदलेंगे तब वो पीआई हो सकता है। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? दोनों कार्बन कंटेनिंग जब फंक्शनल ग्रुप होंगे तो एक का पोजीशन बदलेंगे तब वो पीआई हो सकता है, क्योंकि एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, वो अपने ही स्थान पर रहेगा, रूट वर्ड को मेंटेन किए रहेगा, और जो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जो वर्क कर रहा होगा फंक्शनल ग्रुप, उसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा, तब उस केस में सीआई निकल करके आ सकता है। तो पहचान ले जाएंगे अब कौन पीआई, कौन सीआई, कौन आरआई। बात समझ में आ रही? बात आइए जरा भैया, जरा रीडिंग लगा लें, पीआई वाले में भी सीआई में भी। कह रहे हैं आइसोमर्स
डिफर बाई नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अगर कार्बन के नंबर पेरेंट चेन में चेंज होंगे तो इसका मतलब क्या हो, दैट इज टू से रूट वर्ड इज डिफरेंट। मेन पॉइंट यही कि रूट वर्ड इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चेन और पोजीशन में अब फंसेंगे नहीं ना आप लोग, आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। उदाहरण ढेर सारे इसमें दिए गए हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, सारी बातें, सारी चर्चाएं हम लोग इन जनरल कर चुके हैं भाई। आइए अब हम लोग चलते हैं किस तरफ बेटा, मेटामेरिज्म की तरफ चलते हैं, मेटामेरिज्म की तरफ भाई। आइए दौड़ लेते हैं गौर से। अगर इसका नाम आप लेना चाहते हैं तो हिंदी में इसे कहा जाता है मध्यावयवता। जैसे आइसोमेरिज्म को आप कहते हैं समावयवता। ये वो समा नहीं जिसको आप क्षमा बोलते हैं, समा मतलब समान, अवयव जिसमें हो उसे समा अवयवता कहा जाता है, और एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं। ऐसे ही मध्यावयवता मतलब मध्य के अराउंड अवयव अलग अलग अगर हों, बदल जाएं, तो उसे कहा जाता है मध्यावयवता। कभी कभी नाम हिंदी से ज़्यादा समझ में आता है। अंग्रेजी नाम तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्योंकि मजबूरी है, और हिंदी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मजबूती है। कि नहीं पढ़ेंगे तो फिर बोलेंगे क्या, लोगों को समझाएंगे क्या? लोगों तक बात समझाने के लिए हमें अपनी भाषा का उपयोग करना होगा, और दूसरे को बात समझाने के लिए उसकी भाषा का उपयोग करना होगा। आइए मध्यावयवता, या कह सकते हैं मध्य के अराउंड अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगे हों। मध्य के अराउंड कौन? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, यानी कह सकते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन हुए? जैसे इधर देखना भैया, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन हुए? जैसे ईथर वाले ग्रुप, इधर आर इधर आर, थायो ईथर हुआ, क्लियर? NH हुए, इनको भी आप ले सकते हैं। ये देखना कीटोनिक ग्रुप हुए, एस्टर वाले ग्रुप हुए, ये देखना एनहाइड्राइड वाले ग्रुप हो गए, ये देखना एमाइड वाले ग्रुप हो गए, एटसेट्रा। बहुत सारे सब आ सकते हैं बेटा। ये सब कौन से हैं? ये सब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें क्या होगा? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये है इसके इस तरफ लगा है एथिल और इधर भी लगा है एथिल। बोलिए अब अगर हम इसका दूसरा आइसोमर बना दें, बोलिए इधर लगा मेथिल और इधर लग गया एन प्रोपिल। बोलिए भाई, ऐसे एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते थे। आप इधर लगा मेथिल, इधर लग गया आइसोप्रोपिल। अगर आप इनका ट्रिवियल सिस्टम में नामकरण करते तब कैसे नाम होता इनका? ये हो गया डाई एथिल ईथर, ये हो गया प्रोपिल मेथिल ईथर, ये हो गया आइसो प्रोपिल मेथिल ईथर। बोलिए भाई, क्लियर? अब अगर आप यहां देखें, अच्छा कुछ किताबें ऐसे साथ लिखती हैं कि साहब ऐसे इसको मध्य मान लीजिए, इधर 2 इधर 2, 2 कार्बन 2:2 का रेशियो। कुछ किताबें इसको ऐसे लिखती हैं साहब इसको मध्य मान लीजिए, इधर 1 इधर 2, तो 1:2 सॉरी 1:3 का रेशियो। तो हमें कार्बन नहीं गिनना है, ध्यान रखें। 2:2 और 1:3 का रेशियो लेकर के नहीं चलना, एकदम दिमाग बैठा देने, बात गलत हो जाएगा, कहीं कहीं सवाल को आप गलत मार देंगे। कारण हमें एल्काइल का नाम देखना है। इधर एथिल इधर एथिल, ठीक, इधर मेथिल और इधर प्रोपिल, क्योंकि अगर आप कार्बन के चैन का रेशियो लेंगे तो 1:3 है, तो ये भी तो 1:3 हुआ। इधर भी एक कार्बन, इधर देखिए इधर भी तो 3 कार्बन हुआ। तो
तो आप कहेंगे साहब दोनों तो एक दूसरे का आइसोमर है ही नहीं, क्योंकि इधर 1:3 ये भी 1:3, तो दोनों एक दूसरे के मेटामर हुए ही नहीं। हमें क्या देखना है? अल्काइल ग्रुप देखना है, उनका नाम बदल रहा हो। ओके, अब देखना इधर मेथिल, इधर क्या हुआ? प्रोपिल, इधर मेथिल, इधर क्या हो गया? आइसोप्रोपिल। बात स्पष्ट? अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे के क्या हुए? मेटामर हुए। ये दोनों एक दूसरे क्या हुए? मेटामर हुए। ध्यान से अगर आप देखें तो जितने मेटामर होते हैं वो अक्सर एक और आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो एक और आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जनरली या तो CI शो करते हैं या PI शो करते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, यहां देखना, अगर आप 2 कार्बन का चयन आप माने तो यहां क्या लगा है? एथॉक्सी इथेन। ये देखें नाम इसका क्या हुआ? इथॉक्सी इथेन, रूटवर्ड 2 कार्बन का। अगर आप इसका नाम देखें तो 1 2 3, एक पर लगा मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। रूटवर्ड देखिए कितने कार्बन का हो गया? 3। तो अगर रूटवर्ड चेंज हो रहा है लल्ला, तो दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए? बोलिए। तो मेटामर के साथ एक और आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, चैन आइसोमेरिज्म। अस्पष्ट? अब जरा इन दोनों का तो आप अस्पष्ट कर ही चुके हैं कि मेटामेरिज्म है। इसका जरा IUPAC नाम लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस प्रोपेन में 1 से लगा था मिथॉक्सी और इस प्रोपेन में 2 से लगा है मिथॉक्सी। दोनों में रूटवर्ड सेम, पोजीशन खाली, मिथॉक्सी का चेंज। तो दोनों एक दूसरे का और कौन सा आइसोमर हुए? PI हुए। बात स्पष्ट हुआ? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों मेटामर भी हुए, CI भी हुए, ये दोनों मेटामर भी हुए, PI भी हुए। अगर कोई मॉलिक्यूल मेटामर भी शो कर रहा है, CI भी शो कर रहा हो, मेटामर शो कर रहा, PI भी शो कर रहा हो, तो हम मेटामर को तरजीह देते हैं, मेटामर को प्रियॉरिटी देते हैं। बात स्पष्ट हुआ? तो हम कहेंगे साहब ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। हाँ, अगर सवाल में पूछे कि साहब एक और आइसोमेरिज्म शो कर रहा, वो कौन सा? तब आप बोल सकते हैं कि साहब ये एक दूसरे के CI हैं, ये दोनों एक दूसरे के PI हैं। बात स्पष्ट हुआ? अगर 2-2 शो कर रहे होंगे तो उसको मेटामर को क्या करेंगे? हम प्रायोरिटी देंगे। चीजें स्पष्ट हुई? और एग्जाम्पल जरा देखें, और उदाहरण जरा देखें, और भी एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए? चेंज होने चाहिए। क्लियर बात? अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, नाम क्या हुआ? ब्यूटेन 2 ओन, या कह सकते हैं दोनों नाम करेक्ट है, ब्यूटेन 2 ओन या 2 ब्यूटेनोन। स्पष्ट? इनका जरा दूसरा आइसोमर आप बनाएं। 1 मिनट, इसमें 1 कार्बन और बढ़ा दें, क्या बढ़ा ही दीजिए, तब ये हो जाएगा पेंटेन, पेंटेनोन हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर हम तीसरे पे ले लेते हैं, ये हो जाएगा पेंटेनोन 3, या कह सकते हैं 3 पेंटेनोन। अब अगर आप इसको मध्य मान लें, ऐसे इधर देखना हम मध्य बना रहे हैं, ठीक, मध्य के अराउंड इधर मेथिल और इधर एन प्रोपिल, बोलिए, ठीक। अब इसे कहा जाएगा मेथिल प्रोपिल कीटोन। ट्रिवियल सिस्टम में जब नाम आप बोलेंगे, कीटोन की इस तरफ मेथिल, इस तरफ प्रोपिल, तो मेथिल प्रोपिल कीटोन हुआ। इनका नाम अगर आप लेके, अगर मान लो इसको आप मध्य मान ले रहे हैं, तो हो जाएगा डाई एथिल कीटोन। तो देखिए इधर एथिल, इधर एथिल,
इधर मेथिल, इधर प्रोपिल। तो जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है इसके अराउंड एल्काइल ग्रुप बदला कि नहीं बदला? तो अगर बदलेगा तो कौन सा आइसोमर कहलाएंगे? मेटामर कहलाएंगे। कौन सा आइसोमर कहलाएंगे बच्चों? मेटामर कहलाएंगे। बात स्पष्ट हुआ? ये दोनों एक दूसरे के तो मेटामर है ही हैं, साथ ही साथ एक और आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म? चैन कौन बोला? बनना लाए पेंडिस में भी है, पेंडिस में भी। तो चैन क्यों बोल रहे हो? हाँ पोजीशन बोलो, चैन एक सुर में कई लोग बोल रहे हैं। सब कुछ एकदम किया धरा मिट्टी हो जाता है। 5 मिनट में भी समझाया गया भैया अगर रूट वर्ड दोनों में सेम होगा तो कभी भी वो एक दूसरे के चैन आइसोमर नहीं हो सकते। डिस्कार्ड कर दीजिए। कहीं सवाल अगर लिखा हो, कहीं कुछ दिख रहा हो बनाओ तो सीधे गलत कर दीजिए उसको। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर पोजीशन क्या है? ओन का 2 पे है, यहां पोजीशन ओन का कहां है? 3 पर है। क्लियर बात? तो अब एक दूसरे दोनों कौन से आइसोमर हुए? पोजीशन आइसोमर। अगर मॉलिक्यूल पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म दोनों शो कर रहा है तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम? मेटामेरिज्म को देंगे। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? स्पष्ट हुआ? अभी आगे जब हम टाटोमेरिज्म पढ़ेंगे तो जितने भी टाटोमर होते हैं वो सब फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो अगर फंक्शनल और टाटोमेरिज्म दोनों शो कर रहा तो तरजीह किसको हम देते हैं? टाटोमेरिज्म का। ऐसे यहाँ पर भी देखिए हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? मेटामर। तो वहाँ टाटोमर हो जाता है प्रायोरिटी पर और यहाँ मेटामर हो जाता है प्रायोरिटी पर। बात स्पष्ट हुआ? फाइंड आउट कर ले जाएंगे। अब आइए जल्दी से हम रीडिंग निकाल लें, रीडिंग लिख करा लें भाई। मेटामेरिज्म में पढ़िए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट आर सेम। क्यों सेम? क्योंकि तो आइसोमेरिज्म की कंडीशन ही है। बट हैव डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप क्या हो जा रहा बेटा? डिफर कर जा रहा। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक कौन कौन हो गए? जैसे देखिए इथरल ग्रुप हो गया, थायोइथर ग्रुप हो गया, अमीन ग्रुप हो गया, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन हो गए, कीटोनिक ग्रुप हो गए, एस्टर ग्रुप हो गए, एमाइड ग्रुप हो गए और एनहाइड्राइड ग्रुप हो गए। बात स्पष्ट? चीजें क्लियर? नोट नीचे क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल दे दिए ढेर सारे। वो कह रहे हैं ए और बी और सी, जिसमें ए और बी क्या हुए? मेटामर हुए और सीआई हुए। बी और सी क्या हुए? मेटामर हुए, पीआई हुए। ए और सी क्या हुए? मेटामर हुए, सीआई हुए। क्लियर बात? ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल देखे। सेकेंडरी अमीन के अराउंड देखा गया है, कीटोनिक ग्रुप के अराउंड देखा गया है। क्लियर बात? और यहाँ देखिए नीचे एस्टर वाले ग्रुप के अराउंड देखा गया है। तो ये सब एग्जाम्पल आप पढ़ ले जाएंगे ना, निकाल ले जाएंगे। नीचे देखिए लास्ट में लिखा गया मेटामर्स में बी पीआई एंड सीआई। पीआई सीआई में से कोई भी हो सकता है मेटामर, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामर्स। बात स्पष्ट हुआ? चीजें क्लियर हुई? आइए भैया अब हम लोग आते हैं किस पर? फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर भाई। फंक्शनल आइसोमेरिज्म पर आपके एनसीईआरटी की किताब में जितना हम पढ़ा रहे हैं सब है, बस थोड़ा थोड़ा करके एक एग्जाम्पल करके वो लेकर के आगे निकल लिए हैं। हम कितना काम कर रहे हैं? खाली बस 2-2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो एक एग्जाम्पल लिए हम 2-2 एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो बात को स्पष्ट नहीं कि हम लोग बात को स्पष्ट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, ताकि बात जहन में बैठ जाए, सवाल गलत ना हो एक भी। आइए भैया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सबसे आसान यही आइसोमेरिज्म होता है जिसमें आप देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो जा रहा है? सीधे सीधे बदल जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एग्जाम्पल लेके चलें, देखिए पहला एग्जाम्पल इसमें कौन सा लेके चल रहे हैं? डाईइन और एल्काइन ले लें एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये हुआ डाईइन हुआ, गिन लीजिएगा कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या, गिनिए। 2 हाइड्रोजन यहां लगा, 2 हाइड्रोजन यहां लगे, टोटल कितने हैं?
4 हाइड्रोजन, तो C3H4। यहाँ गिनिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो C3H4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कौन सा है, क्या चीज? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन ले लीजिए। ऐसे देखना, ये प्राइमरी अमीन हुआ, बल्कि एग्जाम्पल पहले लिख दें, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन, ये देखना, ये प्राइमरी अमीन हुआ, ये सेकेंडरी अमीन हुआ, ये क्या हो गया? टर्शियरी अमीन। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? इधर देखना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल, बोलिए, ये देखना। तीसरा आइसोनाइट्राइल हो गया, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। बात स्पष्ट हुआ? और एग्जाम्पल देखें भैया। चौथा साइनेट एंड आइसोसाइनेट, इधर देखना, ओ से लिंकिंग लगा, दूसरा आइसोमर इसका एन से लिंकिंग लग गया, ये साइनेट हुआ, ये क्या हुआ? आइसोसाइनेट हुआ। भाई प्रोपिल आइसोसाइनेट, प्रोपिल साइनेट। थायो वाले एग्जाम्पल ले लें, थायोसाइनेट और आइसो थायोसाइनेट, आइसो थायोसाइनेट, ये देखना, बस जहां ओ है वहां क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। ये देखना, लिंकिंग एकदम ठीक से पहचान लें। छठवां एग्जाम्पल कौन सा है? अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल एंड ईथर, क्लियर? ये देखना भैया, ईथर इसका लग गया, स्पष्ट? भाई देखना, ये फंक्शनल ग्रुप बदल गए सीधे सीधे, ईथर हो गया, ये अल्कोहल हो गए। सातवां एग्जाम्पल कौन सा हुआ? अब देखिए इसमें पिक्चर बदल रहा है, इसको हम ऐसा करते हैं, ये तो आप समझ गए, इतना 6 तक स्पष्ट हुआ यहाँ तक बात। सातवां एग्जाम्पल मिटा करके बनाएं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो दूसरे बोर्ड पे हम बना देते। इधर देखें भाई, सातवां एग्जाम्पल देखें, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुए, अनसैचुरेटेड डाइऑल, ध्यान से देखिएगा, बट नॉट इनॉल, लेकिन वो इनॉल ना, अनसैचुरेटेड अल्कोहल तो हो लेकिन इनॉल ना। अभी समझा रहे हैं हम आपको, है अनसैचुरेटेड अल्कोहल ही तो बोल। अच्छा, अरे भाई वेरी 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 सॉरी बेटा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बट नॉट इनॉल, डाइऑल गलती से लिखा गया, वेरी सॉरी। अनसैचुरेटेड अल्कोहल बट नॉट इनॉल, इनॉल नहीं होनी चाहिए। देखिए जरा इधर, जैसे इधर देखना, CH3 CH2 CH2 COH, एल्डिहाइड है, इसका दूसरा फंक्शनल आइसोमर हम बनाने चल रहे हैं। कीटोन बना, बोले आप इसी का इनॉल भी तो बना सकते थे भाई, बॉन्ड यहां शिफ्ट होता और H यहां शिफ्ट कर जाता। इनॉल हुआ, आप इसका भी तो इनॉल बना सकते थे। आप इसका भी तो दूसरा इनॉल बना सकते थे।
लेकिन 1, 2 और ये 3 इन दोनों के फंक्शनल आइसोमर नहीं माने जाएंगे। ये एक्चुअल में टाटोमर होते हैं। इनका ये टाटोमर है, फंक्शनल आइसोमर कंसीडर नहीं किया जाता। बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि इनमें और इनमें आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे नहीं होते, इस कंडीशन में होते हैं। ये भी दोनों सिंगल एरो से नहीं जाते हैं, डबल एरो से जाते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ये इसमें और ये इसमें चेंज होते रहते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इसीलिए कभी भी जब हम नंबर ऑफ आइसोमर ज्ञात करते हैं तो टाटोमर में से एक के आइसोमर को कंसीडर ही किया जाता है। जो उसका इनाल है उसको कंसीडर, या अगर इनाल कंसीडर किए तो उसका कीटो वाला कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी तो इसका मतलब हम अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनाएं ही ना? बनाएंगे। आप इसका ये कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे देखिए CH3OH हुआ, यहां आप लगा दीजिए। इन दूर है आल से, ये इनाल नहीं कहलाएगा, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल कहलाएगा। आप कहेंगे गुरुजी क्यों इसको इनाल कहा जाता है? इनाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनाल स्टेबल हो सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? लोन पेयर है ना। आप गिनिए X Y Z, क्या हो रहा है? रेजोनेंस। यहाँ देखना X Y Z, यहाँ क्या हो रहा है? रेजोनेंस। ये करते क्या हैं? झम से H को निकालेंगे और इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर H लगा होगा तो ऐसे, और जब H निकाल देंगे तो ऐसे जाएगा। भाई यहाँ कहाँ से OH आ गया है? 1 2 3 4, ठीक। CH2 CH3, इसे कहते हैं कौन सा आयन? इनोलेट आयन। और स्टेबल हो गया ये, क्योंकि अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस की स्पीड क्या होगी? और बढ़ जाएगी। यहाँ तो न्यूट्रल स्पीसीज था, रेजोनेंस की स्पीड थी लेकिन कम थी इनके कंपैरिजन में। तो इनॉल अगर होगा तो वो इनोलेट आयन बनाएगा, लेकिन अगर आप इसका इनोलेट आयन बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको कहाँ से रेजोनेंस के द्वारा आप स्टेबलाइज कराएंगे इसके चार्ज को? बोलिए। तो आप खोपड़ी में बैठा लीजिएगा, क्योंकि सवाल आपसे कभी भी हो सकता है इस टाइप से पूछ ले कि कौन इनाल है और कौन इनाल नहीं है। इनाल वो होगा जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच होगा। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच नहीं है, दूर है, तो वो इनाल नहीं होगा। एक चीज़ तो खोपड़ी के अंदर एकदम बैठा लें, पूर्णतया एकदम एंट्री मरा लें कि साहब इनाल कौन, कौन इनाल नहीं, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं। ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल कहलाएगा लेकिन इनाल नहीं कहलाएगा। ये इनाल है। हाँ, अनसैचुरेटेड अल्कोहल तो है ही, लेकिन उसमें इनाल हमने क्या लिखा था? देखिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड अनसैचुरेटेड अल्कोहल बट नॉट इनाल। इनाल नहीं होना चाहिए। अगर इनाल होगा तो हम उसको टाटोमर में काउंट करना शुरू कर देंगे। बस अभी जस्ट इसके बाद हम टाटोमेरिज्म में ही प्रवेश कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म से आगे निकल रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हुआ भैया? एक दूसरे क्या हुए? सब फंक्शनल आइसोमर हुए। क्लियर बात? तो इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर ये कंसीडर करेंगे तो इनको करना पड़ेगा, तो यह भी हटा दीजिए। तो ये तीनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हुए? फंक्शनल आइसोमर हुए। बात स्पष्ट? चीजें क्लियर? तो ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है लेकिन इनॉल नहीं है। इनॉल कौन? जिसमें इन से आल लगे हों, ताकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सके। अभी रेजोनेंस की भी बात इसी ऑर्गेनिक में हम आगे भी करेंगे और बड़े डिटेल में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक चीज स्पष्ट होगा बेटा। मिटाएं इसको भैया। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन के बाद देखिए एसिड और एस्टर वाला हो सकता है एग्जाम्पल हो। कौन सा एग्जाम्पल है? एसिड एस्टर है। ये देखना, एसिड कामा एस्टर एंड अनसैचुरेटेड डाइऑल। अनसैचुरेटेड डाइऑल। क्लियर? देखें जरा भैया, CH3 CH2 CH2 COOH हुआ। क्लियर? यहां देखना भैया,
CH3 CH2 COO CH3। अगर आप इसको ऐसे ले लें, थोड़ा ओपन करके चलें, तो आपको दिखे कि हाँ साहब कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें लगा हुआ है। और इसको भी थोड़ा और ओपन कर लें, ये देखना एस्टर हुआ कि नहीं हुआ। ओ से एल्काइल ग्रुप लगा, नाम बता सकते हैं, मेथिल प्रोपेनोएट। और ये क्या हुआ, ब्यूटेनोइक एसिड। बात स्पष्ट हुआ। तो ये एसिड हुए और ये क्या हो गए, एस्टर। इन्हीं का एक और आइसोमर आप बना सकते थे। चाहे ऐसे ले लें, गिन लीजिए पहले हाइड्रोजन की संख्या, 3 2 5 और 3 8, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और एक ये 8। यहाँ पर ऑल OH अगल बगल लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। फिलहाल वो अनसैचुरेटेड डाइआल होगा। बात स्पष्ट हुआ, चीज़ें क्लियर हुई। ये देखना अनसैचुरेटेड डाइआल हुए, तो ये हैं ये हैं ये हैं, तीनों एक दूसरे की कौन से आइसोमर हुए, फंक्शनल आइसोमर हुए। बात स्पष्ट, चीज़ें क्लियर। आगे बढ़ें, टाटोमेरिज्म में प्रवेश करें। आइए भैया अब हम टाटोमेरिज्म में आते हैं। भाई मिटा दें इसको। तो जो समझना समझाना था वो बात हुई, वो चर्चा हुई। आइए इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है वो यही है, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म इतना इंपॉर्टेंट है, इतना वर्क इस पर हुआ है, इतना काम इस पे हुआ है, जिसको जैसा दिखा वो वैसा नाम डालता चला गया। इसी को डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। डायनेमिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि कीटो इनाल में और इनाल कीटो में, कीटो इनाल में इनाल कीटो, कीटो इनाल ऐसे चलते रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। रिवर्जिबल रिएक्शन है, कभी कंप्लीट ना होने वाला रिएक्शन, इसलिए इनको डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। क्योंकि प्रोटॉन निकलता है, अपना पोजीशन बदलता है, माइग्रेट करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, हाइड्रोजन ही तो कूदता है ना, तो इसलिए इसको प्रोटोनोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है, क्रिप्टोट्रॉपिज्म कहा जाता है, मेटोट्रॉपी कहा जाता है। बहुत सारे इनके नाम हैं। नाम एक तरफ से गिन लें, 10 नाम लिखना संभव नहीं है, एक तरफ से पढ़ लिया जाए खटाखट। टाटोमेरिज्म कहा गया, डिस्मोट्रॉपिज्म कहा गया, अलीलोट्रॉपिज्म कहा गया, मीरोट्रॉपिज्म कहा गया, क्रिप्टोट्रॉपिज्म कहा गया, प्रोटोनोट्रॉपिज्म, स्यूडो आइसोमेरिज्म, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, मेटोट्रॉपी और कीटोइनाल टाटोमेरिज्म कहा गया। वो बीच में जो लाइन उसको हटा दीजिए, कीटोइनाल टाटोमेरिज्म के बीच में जो लाइन उसको हटा दीजिए, कीटोइनाल टाटोमेरिज्म कहा गया। तो देख लीजिएगा 10 नाम टोटल हैं इसके, गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट वाला कीटोइनाल टाटोमेरिज्म 10। स्पष्ट हुआ ये? तो 10 नाम से इनको पुकारा जाता है। स्यूडो आइसोमेरिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि कीटोइनाल में और इनाल कीटो में, तो आइसोमेरिज्म भले इनको हम कहते हैं, लेकिन इनको आप सेपरेट जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो इनको झूठा आइसोमेरिज्म कहा जाता है। हैं 2 लेकिन कंसीडर एक हम कर रहे हैं। तो हम क्यों भैया ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल दूसरे में एग्जिस्ट कर रहा है और स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसे हम स्यूडो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे इनके नाम में पुकारा जाता है। 10 नाम इसलिए लिखवा दें, हो सकता कोई न कोई अलग से एकाध नाम आपसे पूछ लिया जाए झटके में नाम दे करके कि कौन एलियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। आपको एलियो तो हम तो पढ़वे नहीं किए, तो कीटोइनाल पढ़े, एलियो तो पढ़वे नहीं किए हैं, तो एलियोट्रॉपिज्म भी इन्हीं को कहा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। क्लियर बात? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कीटोइनाल टाटोमेरिज्म में बात करें, देखें जरा इधर, जैसे ये कंपाउंड है CH3 CO CH3, एसीटोन है, बोलिए भाई, एसीटोन है। इनका हम टाटोमर बनाने चल रहे हैं। होगा क्या? अगर आप देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप है,
ये जानते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसे -I ग्रुप कहते हैं। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करते हैं। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करने वाले स्पीसीज होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन खींचिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर वाले कौन कौन से ग्रुप हैं? जैसे CO हुआ, NH ग्रुप हुआ, नाइट्रो ग्रुप हुए। खींचने वाले ग्रुप की बात हो रही है, साइनाइड ग्रुप हुए। तो ये सब स्पीसीज जहां कहीं पर भी अटैच होते हैं इन जनरल, या इसको भी देख लीजिए CONH2 वाले ग्रुप हो गए, तो वहीं वहीं टाटोमेरिज्म की संभावना पनप सकती है, क्योंकि ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं? जरा आप ध्यान दें कैसे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ये देखना जरा ध्यान से। जैसे C है, ये है CH2, यहां लगा H, ये है CH3। ध्यान से एकदम समझिएगा। बता सकते हैं C और O में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? O की। तो O क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, खींच रहा होगा। जब खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अभी हम चूंकि बांड नहीं तोड़े हैं इसलिए चार्ज कंप्लीट नहीं दर्शा रहे हैं, पार्शियल चार्ज दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर पार्शियलिटी उत्पन्न हो गई है। जहाँ कहीं पर भी पार्शियलिटी उत्पन्न होती है वहाँ बांड रुक नहीं पाता है, टूट जाता है। जैसे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये पगलाया। कारण क्योंकि जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नॉर्मल से बढ़ जाती है। क्लियर बात? अब ये तुरंत भाई करेगा क्या? तुरंत इधर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। इस पर निगेटिव चार्ज आया और इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब जहाँ जहाँ पार्शियल चार्ज आया है बॉन्ड टूटने के बाद अब वहाँ कंप्लीट चार्ज आ जाएगा। कंप्लीट चार्ज कैसे डेवलप होगा? ये देखना, हम पूरा पूरा बॉन्ड तोड़ दें। इधर निगेटिव, यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। CH2, अब देखना ये भी बॉन्ड टूट गया, यहाँ H+, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ये है CH3। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ये देखना, नया बॉन्ड इकट्ठ से बन गया। निगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में क्या कर लिए? बॉन्ड बना लिए। H+ कहीं दूर नहीं जाएगा, बगले में ही शिफ्ट हो जाएगा। जहाँ निगेटिव था इसी के पास गया, प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या कर लिए? बॉन्ड बना लिए। ये देखिए इसका कौन सा फॉर्म निकल कर के आया? इनॉल फॉर्म बन गया। यही तो कंपाउंड हम लोग यहाँ ऐसे बनाते हैं, CH2COH CH3। हुआ क्या? यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे दिखा देते हैं कि साहब H यहाँ पर गया और बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। ओवरऑल यही तो काम हुआ। बोलिए, अब जिस कार्बन से H माइग्रेट किया है वो कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है। और एकदम खोपड़ी में बैठा लें, हमेशा अगर आप अभी देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, जो माइग्रेशन होता है उस सेंटर से होता है जो सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बात स्पष्ट हुआ? क्योंकि जब यहां से H निकला था, अगर आप डायरेक्ट खाली H यहां से निकाल ही दें तो यहां क्या आ जाएगा? निगेटिव। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? ऐसे छोड़ दीजिए। जब आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो देखिए X Y Z, X Y के बीच डबल बॉन्ड और Z के पास क्या आ गया? रेजोनेंस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? बोलिए। अगर हम कोई ऐसा मीडियम इसको प्रोवाइड कर दें कि ये जल्दी से रिलीज कर दे। एक्चुअल में होता क्या है, कहीं पर भी अगर -I ग्रुप लगा होता है तो उसके बगल जो अल्फा कार्बन होता है, यानी कह सकते हो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। वो जल्दी से निकलने के लिए आतुर हो जाता है, यानी वो H लेबाइल हो जाता है, छोड़ के भागना चाह रहा होता है, उड़नशील नेचर का हो जाता है। बात स्पष्ट? जितने स्ट्रांग -I ग्रुप लगेगा H के लेबाइल होने का नेचर और बढ़ता चला जाता है, H की रिलीजिंग पावर और बढ़ता चला जाता है और तेजी से H निकलता है। यानी कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल को एसिडिक बना देता है, इसीलिए इन सबको एसिडिक ग्रुप कहा जाता है इन जनरल। बात स्पष्ट हुआ? अब डिपेंड करता है कि मीडियम हम कौन सा लेकर के चल रहे हैं। अगर मीडियम एसिडिक होगा तो इनका इनॉल बनाने का मैकेनिज्म कुछ और होता है, अगर मीडियम बेसिक होता है तो इनका इनॉल बनाने का मैकेनिज्म कुछ और होता है। दोनों केस में मैकेनिज्म अलग रहेगा लेकिन बनेगा इनॉल।
अभी हम आगे जब आपको दोनों मीडियम में सिखाएंगे कि कंपाउंड हम ऐसे लिख दिए, आगे लगा दिए एच आयन, कंपाउंड ऐसे बना दिए, आगे लगा दिए ओ एच आयन, फिर हम कहेंगे साहब बताओ इसका इनॉल कौन सा बनेगा। तो मोर क्राउडेड, लेस क्राउडेड, ज़्यादा बल्कि, कम बल्कि, कहाँ से एच आप निकालना प्रीफर करेंगे, वो जब मैकेनिज्म आप देखेंगे तब खुद आप निर्णय लेंगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा यार हमको एच कहाँ से निकालना। तो ये तो बात भी दूर की बात है, अभी तो जहाँ स्टार्टिंग हो रही पहले हम लोग वहीं की चर्चा हम लोग कर लें। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, तो इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो ये अल्कोहल है और ये क्या है, कीटोन है। तो एक कीटोन है और दूसरा अल्कोहल है, तो कौन से आइसोमर हुए, फंक्शनल। लेकिन फंक्शनल आइसोमर में ये स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमरिज्म में ये स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमर है, जिसमें जब भी OH लगेगा तो हमेशा इन पर ही लगेगा, जब भी OH लगेगा तो हमेशा इन पर लगेगा। तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शनल आइसोमर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाटोमर। टाटोमर कैसे उत्पन्न हुआ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, और वो जो अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा वो किस सेंटर से माइग्रेट करेगा, sp3 से। अब आप कहेंगे साहब अच्छा ये इनॉल बन गया तो जरा इसका कीटो बनाओ, कीटो भी बन जाएगा इसका। आप देखिए इधर देखिए कीटो क्यों नहीं बनेगा, इधर देखना। अब होगा क्या, H यहां से भाग के फिर यहां जाएगा और बॉन्ड शिफ्ट होकर के फिर यहां चले जाएंगे, अपने पूर्वत अवस्था में आ जाएगा ये, जैसे पहले अवस्था में था। जब आप इसको H को यहां ले आएंगे तब ये हो जाएगा CH3, ये हो गया C, बॉन्ड एक वहां भाग गया, यहां O पहले से था ही, ये हो गया CH3। अब आप चेक करेंगे सर जी अब की बार जो H माइग्रेट किया है जरा बताओ वो कौन सा सेंटर था, गिन के देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, 2 लोन पेयर और 2 यहां तो बॉन्ड था ना, गिनिए हाइब्रिडेशन sp3 हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी माइग्रेशन होगा तो हमेशा sp3 सेंटर से होगा। आप भले अपने ज्ञान के लिए रट लें इस बात को कि माइग्रेशन हमेशा अल्फा पोजीशन से होगा। अभी कुछ और भी एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे जिसमें गामा पोजीशन से भी माइग्रेशन होता है, गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन। और उस पर सवाल पूछा जा चुका है 2016-17 में नीट में आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गामा हाइड्रोजन को माइग्रेट करा करके सवाल पूछे हैं वो, क्योंकि टाटोमेरिज्म डिटेल में है आपके सिलेबस में। 90% केस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से जब जब क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ज़्यादातर वो टाटोमेरिज्म के ही सवाल रहे हैं, जबकि आपके एनसीईआरटी की किताब में मेटामेरिज्म भी दिया गया है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी दिया गया है, फंक्शनल आइसोमेर सारे दिए गए हैं। लेकिन वो सवाल ज़्यादातर उनको पता नहीं क्या मज़ा मिलता है, किधर से पोजीशन पूछते हैं, वो टाटोमेरिज्म से ज़्यादातर पूछते हैं, क्योंकि सवाल इसमें बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा चर्चा इसमें टाटोमेरिज्म में इत्मीनान से करेंगे। बात स्पष्ट हुआ। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर जो माइग्रेशन हो रहा है बेटा, अगर आप देखें यहाँ से हाइड्रोजन कूदा, दूसरे एटम को छोड़ा और कहाँ जाकर लगा, तीसरे पर। अगर आप देखें तो 1 2 3, यहाँ से हाइड्रोजन कूदा, दूसरे को छोड़ा और कहाँ करके लगा, तीसरे पर। तो हाइड्रोजन एक बार यहाँ आया, फिर एक बार यहाँ यानी ऐसे 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 लगातार क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन कितने एटम के मध्य ऑसिलेट कर रहा है, 3 एटम के मध्य। अगर हाइड्रोजन 3 एटम के मध्य ऑसिलेट कर रहा होगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन बोलते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम ट्रायड सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहते हैं, ट्रायड सिस्टम कहते हैं। क्लियर। अभी आगे आप देखेंगे हाइड्रोजन हमारा 2 एटम के मध्य ऑसिलेट करेगा, वहां पर अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे हम डायड सिस्टम कहते हैं। सिलेबस में मुख्य रूप से जो हमारे है वो ट्रायड सिस्टम है, और सिलेबस में मुख्य रूप से जो ढेर सारे ग्रुप हमने भले आपको दिखाए, उनमें ज़्यादातर 99% केस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कीटो इनॉल वाले से ही सवाल पूछे जाते हैं। आपके एनसीईआरटी की किताब में कीटो इनॉल के ही ज़्यादातर सवाल दिए गए हैं, लेकिन हम आपको इसलिए पूरी बात बताना चाह रहे हैं क्योंकि अभी प्रॉपर्टी बहुत सारे स्पीसीज की चेंज हो जाएगी, तो वहाँ हम बताएं उससे अच्छा हम आपको अभी सिखा दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे हम सवाल पूछें, ऐसे सवाल पूछा गया है, ऐसे सवाल पूछा गया, व्हिच नाइट्रो कंपाउंड, ऐसे दिखा गया, व्हिच नाइट्रो कंपाउंड इज, ऐसे सवाल पूछा गया है, सॉल्युबल इन एल्कली। ऑप्शन ऐसे दे दिया गया, पहला ऑप्शन
या बल्कि ओपन चेन में दे देते हैं, फिर रिंग बना दें। दूसरा ऑप्शन दे दिया। तीसरा बोथ, चौथा नन। अब सवाल ऐसे करके लटक गया। होंगे साहब बताओ कौन सा नाइट्रो कंपाउंड एल्कली में सॉल्युबल होगा? वो तो कह के निकल लिया। अब आपका दिमाग गन 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 नाचना शुरू हो गया। आप तो जाके ढूंढेंगे किताब में, यार रिएक्शन कहाँ दिया है, कहीं मिल ही नहीं रहा रिएक्शन। तो अभी हम आगे आपको बताएंगे वही नाइट्रो एल्केन एल्कली में सॉल्युबल होंगे जो अपना टाटोमर बना रहे होंगे, जिनका एसी फॉर्म संभव होगा। जैसे समझें इधर, अगर आप इसका टाटोमेरिज्म शो करेंगे तो देखना, इसको जरा ओपन कर लें ऐसे। CH3 CH2 CH NO O और यहाँ लगा CH3। ये तो कंपाउंड है ना। जब आप इसका टाटोमेरिज्म बनाएंगे, जैसे आप देखिए अल्फा पोजीशन से माइग्रेशन कराए थे, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये क्या हुआ, अल्फा कार्बन। तो H यहाँ से क्या करेगा, यहाँ भागेगा और बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ क्या लगा OH, यहाँ लगा O। ये देखिए एसिडिक ग्रुप आया कि नहीं आया। इसको एसी फार्म कहा जाता है। कौन सा फार्म कहते हैं इसे? नाइट्रो फार्म इसे कहते हैं, एसी फार्म। अब जब आप एल्कली में डालेंगे NaOH में, तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ कौन आके लगेगा, सोडियम। आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सा रिएक्शन आपने करा दिया? अब देखना, ये ऐसे यहाँ पर ये H है तो CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड N O Na और यहाँ लगा है O। जब आप HNO3 को या HNO3 का रिएक्शन एल्कली से कराते थे तो आप करते क्या थे, ये H निकालता था, ये OH निकालता था, H2O निकला और Na आके ही साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवाता था। ये देखना NaO, यही तो सोडियम नाइट्रेट बनता था। बोलिए भाई। तो कहीं पर भी अगर OH होगा तो H निकालेगा, और OH अगर नॉन मेटल से लगा है तो एसिडिक नेचर शो करेगा। यहाँ देखना OH किससे लगा, नॉन मेटल से, तो एसिडिक नेचर शो किया कि नहीं किया? एक तरह से HNO3 का डेरिवेटिव टाइप दिखा कि नहीं दिखा आपको? बोलिए। तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड, क्या यहाँ पर अल्फा H है? बोलिए। जब अल्फा H ही नहीं है तो इसका एसी फार्म बनेगा ही नहीं, एसिडिक फार्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए कभी ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। सवाल ऐसे लटकेंगे, भी आगे आएगा। तो आगे आए उससे पहले हम आपको समझाए रहेंगे बेटा, बताए रहेंगे, ताकि आगे आप फंसे ना कहीं। बात स्पष्ट हुआ? तो बहुत सारे भी इससे प्रॉपर्टी बदल जाते हैं, मॉलिक्यूल के, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। क्लियर? तो आइए जरा हम लोग जल्दी जल्दी रीडिंग लगा करके फिर ढेर सारे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं भैया। देखें जरा इधर, फटाफट फटाफट रीडिंग लगा लीजिए फटाफट पहले जल्दी से। देखिए, इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स इन विच आइसोमर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली in equilibrium and they cannot be separated at room temperature। हमने बताया था ना कि कीटो और इनाल को आप डिस्टिंग्विश जल्दी नहीं कर पाएंगे, ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इन्हें आप सेपरेट नहीं कर पाते, दोनों को इसीलिए एक ही माना जाता है। इसीलिए कभी इनको नंबर ऑफ आइसोमर में हम कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी किसी कंपाउंड का आइसोमर ज्ञात किया जाता है तो आप उनके दोनों को कंसीडर नहीं करते, कीटो इनाल, खाली दोनों में से एक को कंसीडर किया जाता है। 2 टाटोमर्स एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस वजह से एग्जिस्ट करते हैं? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम sp3 सेंटर। और कौन हाइड्रोजन माइग्रेट करता है स्पेशली? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अच्छे से देखिए लिखा गया है, कितने अच्छे से आपको बताया गया है। अगले पॉइंट में क्या करके सब, टाटोमेरिज्म इज फाउंड इन द कंपाउंड व्हिच हैव -I ग्रुप। -I ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं? जैसे नाइट्रो, नाइट्रोसो, कीटो, इमीन और साइनाइड। तो इन 1 2 3 4 5 पांचों में से कोई भी एक लगा अगर रहेगा कहीं पर भी तो वहां पर
टाटोमेरिज्म उत्पन्न होगा। कह रहे साहब इफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऑसिलेट बिटवीन 3 एटम्स कॉल्ड, कौन सा फॉर्म, ट्राइड सिस्टम। अब देखिए पहला एग्जाम्पल इसमें दिए हैं एल्डिहाइड का, तो हम लोग एक तरफ से सारे एग्जाम्पल इनका ले लेते हैं। अच्छा बगल में जो इसका इनाल बना बेटा, हम जहां कहीं भी कमी होगा फिगर वगैरह में तो उसको दुरुस्त करते चलिएगा। हालांकि कमी है नहीं कहीं, ज़्यादातर इक्का दुक्का कहीं एच स्लिप लुप कर गया हो तो उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। हम एक तरफ से इनके स्ट्रक्चर बनवाते चलते, पहले सारे मॉलिक्यूल लिख लें जो सीक्वेंस वाइज आपके बुकलेट में दिए गए हैं। जैसे पहला है CH3COH, हम रिएक्टेंट इसके लिख लेते हैं, अभी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं इसका, टाटोमर इसका हम लोग बनाते हैं। दूसरा कौन सा भैया, CH3COCH3। तीसरा कौन सा है, CH3CH2। अच्छा तीसरे वाले में दुरुस्त कर लीजिएगा, देखिए इसमें गड़बड़ी है, तीसरे वाले में यहाँ CH3CH लिख दिया गया है, उसको CH2 कर लीजिएगा बेटा, क्लियर। चौथा नाइट्रोसो, पांचवा NH2, छठवां साइनिक फार्म, सतवां इमीन फार्म, ठीक है 6-7 दिए गए हैं। आइए पहले इनके हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह जरा डिस्कस कर लें बेटा। चलिए देखिए इधर, अल्फा हाइड्रोजन यहीं पर है, -I लगा, इसका H इजीली निकल सकता है, एसिडिक नेचर का हो गया, H लेबाइल होगा, H निकल करके यहाँ O पे शिफ्ट होगा, तो H यहाँ से देखिए इस पर शिफ्ट हुआ और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, क्लियर। तो कंपाउंड देखिए अब CH2 हो गया ना, डबल बॉन्ड हुआ, यहाँ लग गया OH, यहाँ लग गया H, यहाँ पर शायद आपका CH लिखा गया है गलती से, उसको OH कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। आगे जरा देखें इधर, इधर देखें भाई, इधर देखना, इधर से हम इधर माइग्रेट कराए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH2COH CH3, ये भी इनाल हुए, ये भी इनाल हुए, ये एसीटोन का इनाल है, ये एस्टल्डिहाइड का इनाल है, क्लियर। अब देखना ये, इसे हम कीटो कहेंगे और इसे भी हम कीटो कहेंगे, इसे हम इनाल कह रहे हैं, इसे भी हम इनाल कहेंगे, इसे हम नाइट्रो फार्म कहेंगे, इसका एसिडिक फार्म आएगा AC फार्म, या उसी को आइसो नाइट्रो फार्म भी कहा जाता है। इधर देखना, अब यहाँ देखना बेटा, ये -I ग्रुप हुआ, ये कार्बन कैसा हुआ, अल्फा, फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। हालांकि फंक्शनल ग्रुप हम नाइट्रो को नहीं मानते, सब्स्टिट्यूएंट मानते, लेकिन -I तो कह ही सकते हैं। इसका देखिए अल्फा पोजीशन, अब यहाँ से देखिए H शिफ्ट किया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, अगर डबल बॉन्ड नीचे होता तो ये ऊपर शिफ्ट होता, हम लोग ऊपर डबल बॉन्ड बनाए तो इसलिए यहाँ शिफ्ट करा रहे हैं। इधर देखना CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसे हम कहते हैं AC फार्म, या इसी को कहा जाता है आइसो नाइट्रो फार्म। बात स्पष्ट हुआ। मेनली हम लोग इसको AC फार्म से ही जानते हैं, किताबों में AC फार्म से ही अलंकृत किया गया है इनको। देखें जरा भाई इधर, इधर देखें, ये हुआ देखिए -I ग्रुप हुआ, ये कार्बन कौन सा हुआ, अल्फा, इसे हम नाइट्रोसो फार्म कहते हैं। कौन सा फार्म कह रहे हैं बेटा, नाइट्रोसो फार्म। तो जब H यहाँ से शिफ्ट करेगा, ये देखना H यहाँ शिफ्ट हुआ और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। कहीं पर भी C डबल बॉन्ड NOH अगर होता है तो इसे ऑक्सीन फार्म कहा जाता है, ठीक। तो इसे हम नाइट्रोसो कहते हैं, इसे हम ऑक्सीमीनो फार्म कहते हैं,
ऑक्सीन फार्म या ऑक्सीमिनो फार्म। स्पष्ट? इनको जरा देखें भैया। अब देखना इधर, यहां पर भी sp3 सेंटर है, माइग्रेशन यहां से भी H का हो सकता है और यहां से भी तो माइग्रेशन हो सकता है। अब डिपेंड करता किसका H ज़्यादा लेबाइल है। सुनो बात जरा ध्यान से। तो अगर यहां से H निकलेगा तो ज़्यादा लेबाइल होगा। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन 3 तरह के आप पढ़ेंगे, एक एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्टिव हाइड्रोजन और तीसरा रिप्लेशिएबल हाइड्रोजन। रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन होते हैं? जो H या तो ऑक्सीजन से लगे हों, या तो नाइट्रोजन से लगे हों, या तो सल्फर से लगे हों, मतलब कि या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच हों, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अगर अटैच होते हैं तो ये H ज़्यादा लेबाइल होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा तेज़ी से निकलने के लिए आतुर होते हैं। तो अगर H निकलने की बारी आएगी तो यहाँ से H जल्दी निकलेगा इन कंपेरिजन टू दिस कार्बन से H निकलने के। बात स्पष्ट हुआ? तो अगर इधर से H निकलेगा तो देखिए कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, ये देखना भाई। अभी सब आगे आएगा बेटा, अभी 3 तरह के जो H हम बनवाएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो खाली भी आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि नाम आया है तो नाम उसी क्षण जान लेना जरूरी होता है। ये देखना H शिफ्ट होकर के यहाँ गया और बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे। कंपाउंड देखिए क्या बना, CH3, C यहाँ लगा OH, यहाँ लगा MH। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा फार्म था? अमाइडो। ये देखना इमीड हुआ और आल हुआ, नाम क्या हुआ? इमीडॉल। इमीडॉल फार्म। कौन सा फॉर्म? इमीडॉल फार्म हुआ, इमीडॉल फार्म हुआ। क्लियर बात? इनका भी जल्दी जल्दी हम लोग बना ले भैया। यहाँ से H निकल के कहाँ शिफ्ट करेगा? N पर। तो यहाँ जब शिफ्ट करेगा तो H N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं साइनिक और इसे कहेंगे आइसोसाइनिक। क्लियर? यहाँ जरा देख लें भैया, ये इमीन फार्म हुए। इधर देखना, ये देखना पूरा ये फंक्शनल ग्रुप है भैया। ये यहाँ देखना अल्फा कार्बन है, यहाँ से H यहाँ भागेगा और बॉन्ड यहीं शिफ्ट कर जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा NH2। अब देखना यहाँ पर ईन है और यहाँ पर अमीन है, तो नाम क्या हो जाएगा? दोनों जब जोड़ेंगे, ईना मीना डी का कौन बोल रहा है? अब याद आ रहा है ईना मीना डी का, रमपम बोल रमपम बोल, ईना मीनो फार्म। मतलब जैसे सु बोलते तैसे सुरूर पर पहुंचने लगते हैं आप लोग। इनामीनो फार्म या इनामीन फार्म कह सकते हैं, इनामीन फार्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनका बहुत ज़्यादा उपयोग अभी आगे जब हम पढ़ेंगे एल्कीन पर एडिशन, एल्काइन पर एडिशन, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे। कहीं कहीं हम लोग जब कंपाउंड बनाएंगे तो इमिडॉल बनेगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? उसके एमाइडो फार्म में। एमाइडो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू इमिडॉल के। जैसे अगर कीटो और इनॉल है तो कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू इनॉल के। लेकिन कब इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा ये बात अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। बहुत सारे केसेस में कीटो कंटेंट कम बनता है, इनॉल कंटेंट ज़्यादा बनता है, और कुछ कुछ केसेस में इनॉल कम कीटो ज़्यादा बनता है। तो कीटो और इनॉल का बनना ना सिर्फ कंडीशन पर डिपेंड करता है बल्कि सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि आप किस सॉल्वेंट में उसको लेकर चल रहे हैं। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चल रहे होंगे तो कंटेंट कुछ और होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं तो कंटेंट कुछ और होगा। अभी कंटेंट हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कीटो का कंसंट्रेशन या कंटेंट ज़्यादा होगा कि इनॉल का कंसंट्रेशन या कंटेंट ज़्यादा होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, अभी आगे एल्काइन वगैरह में आएगा, लेकिन हम पहले ही इसलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ताकि आप देख लें और जान लें कि कितना इंपॉर्टेंट ये केस चल रहा है। अभी सब मैकेनिज्म में इसका ज़्यादातर यूज होगा। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण जरा आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, देखें जरा इधर। जैसे ये कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन सा कंपाउंड है? अब एसिटिलीन नहीं पहचान पा रहे हो, कहाँ खड़े हो उसी में, कौन सा नाम बताएं उसका? इथाइन, एसिटिलीन नाम बेटा। क्लियर? अब इस पर हम क्या करने चल रहे भैया? एडिशन कराने चल रहे हैं। किसका? पानी का। पानी पिला रहे हैं इनको, सादा पानी नहीं पीते,
चाय नमकीन लेते हैं साथ में, नमकीन में क्या लेते हैं, पूरा पूरा कर कर ये हैवी मेटल में चबाते हैं, तब पानी पीते हैं। और वो भी सादा पानी नहीं, तेजाबी पानी पीते हैं, उसमें 2 बूंद तेजाब पड़ता है, तब इनका सुबह का नाश्ता होता है। अभी आगे हम दिखाएंगे कौन नाश्ता लेता है, कौन पूरा एकदम ठूस के पेट भरता है, पेट भरने बाद डकारते कैसे हैं, ये सब पूरा भी आगे आगे रिएक्शन दिखेगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्यों हमें हैवी मेटल लेना पड़ता है, जबकि अगर हम एल्कीन का एडिशन कराते तो हमें हैवी मेटल ना लेना पड़ता, खाली तेजाबी पानी से काम चल जाता उनका। वो नाश्ते में नहीं कुछ लेते हैं, खाली पेट साफ करने के लिए सुबह तेजाबी पानी पीते हैं वो। सुना बात ध्यान से, एल्काइन ऐसा नहीं करता। एल्काइन को जब तक हैवी मेटल नहीं मिलता तब तक ये आगे खिसकते ही नहीं हैं, टसकते ही नहीं हैं, वो बेडे पड़े रहते हैं। इनको बेड से उतारने के लिए ऐसा किया जाता है। अभी आगे सब डिस्कशन करेंगे, हम लोग बात करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सिंपल इसमें एडिशन किसका होता है, वाटर का होता है। इन लोगों का क्या यूज़ है, जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम आपको आगे बताएंगे कि एल्काइन दोनों तरह का रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी देता है। लेकिन एल्कीन दोनों तरह के एडिशन नहीं देता। एल्कीन जब भी रिएक्शन देता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। क्यों एल्काइन में दोनों व्यवस्था है, ये भी आगे बात करेंगे जब मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बातें आपको सब पता चलेंगी और बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। चीज़ों को आप जो रटते थे वो धीरे धीरे रटना खत्म हो जाएगा या बहुत मिनिमम हो जाएगा, या तो लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट भी तो लर्न करना है ना। कॉन्सेप्ट लर्न करोगे तभी तो कॉन्सेप्ट अप्लाई आप कर पाओगे। तो जैसे मैथ में आप फार्मूला याद करते हैं, वैसे समझिए ऑर्गेनिक में भी आपको जगह जगह कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। उसी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करने चलता, हजारों रिएक्शन आप निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ वाटर का एडिशन हो रहा है। कुछ किताबें देखिए इसी एडिशन को कैसे दिखाती हैं और एक्चुअल में इसका एडिशन किस टाइप का होता है, जरा इसको समझने का प्रयास करिए। यहाँ से देखिए हम बांड तोड़े, ये हुआ H+ और क्या हुआ है OH-। सबको ये बात पता है कि यहाँ ट्रिपल बांड है। ट्रिपल बांड का मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कमजोर बांड होता है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, बाहर से कोई न कोई रीजेंट इस पर अटैक करेंगे। जहाँ कहीं पर भी मल्टी बांड होता है, मल्टीपल बॉन्ड, वहाँ पर पोलरिटी डेवलप होती है अगर कोई बाहर से रीजेंट अटैक करने के लिए आता है। इस अवस्था को, इस इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पोलरिटी डेवलप होगी, देखिए बांड ऐसे शिफ्ट करेगा क्योंकि बाहर से रीजेंट आया होगा। अब न्यूक्लियोफाइल जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ये बात हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल दोनों में से कोई न कोई आया होगा यहाँ अटैक करने के लिए। अभी हमारी कंडीशन बस यहीं तक है कि दोनों में से कोई न कोई आया होगा। कौन आया होगा, कौन पहले आया होगा, ये सब चर्चा भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे एल्केन एल्कीन एल्काइन वाले टॉपिक में। क्लियर। यहाँ देखना नेगेटिव, यहाँ क्या आया पॉजिटिव। जब पूरा पूरा बांड टूट जाएगा, अब देखना ये सिचुएशन ऐसे ही तो बनाना, बोलिए। अब इस नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा, H+, और इस पॉजिटिव पर कौन जुड़ेगा, OH-। ये देखना CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां क्या लग गया OH। बात स्पष्ट। कुछ किताबें लिखती हैं साहब अभी इस पर और पानी का एडिशन होगा और वाटर इस पे जुड़ेगा। पूछा गया क्यों, कहे साहब अभी भी तो ये अनसैचुरेट है, अभी भी तो ये पानी पिएगा तब तक जब तक ये संतुष्ट ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए। क्लियर। फिर आप इस पर पानी का एडिशन करा रहे हो, ये देखना H+ OH-। फिर वो क्या करते हैं, कहते साहब अब जो एडिशन होगा ना वो मार्कोनी-काफ का एडिशन होगा। मार्कोनी-काफ चाचा क्या कहे थे, उन्होंने कहा साहब इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस एल्कीनिक कार्बन पर लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे OH आकर के लगेगा और यहाँ पर H आकर के लगेगा। तो जब यहाँ पर H लगा तो ये हो जाएगा CH3 और जब यहाँ पर आकर के लगेगा OH और OH, 2 OH हो गए। फिर वो कहते साहब एक कार्बन पर 2 OH परसिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H वो निकाले, वो कैसा आप कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3 CHO। जबकि एक्चुअल मैकेनिज्म इसका क्या है समझिएगा जरा ध्यान से, ध्यान दीजिए जरा। कंपाउंड हम लोग यही तो लेकर चले थे ऐसे, ठीक है। इस पर हम लोगों ने क्या कराया भैया, वो वाटर का एडिशन कराया मरकरी हैवी मेटल की उपस्थिति में और साथ में थोड़ा सा पानी इसमें, और सॉरी एसिड डाले हैं हम, ठीक। H+ और OH- का एडिशन होगा इसमें। कंपाउंड देखिए ऐसे बना, CH यहाँ क्या लगा
OH। भाई पहला कंपाउंड तो दोनों में सेम बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये इन और ये क्या लगा, आल, ये क्या बना है, ये तुरंत क्या कर जाएगा, टाटोमेराइज कर जाएगा। ठीक, तो जब टाटोमेराइज कर जाएगा तो इसका H भाग के यहाँ जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, कंपाउंड क्या बना, ये इसका एक्चुअल मैकेनिज्म है। कुछ किताबें इसको इस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही हैं। इस मैकेनिज्म को इसलिए आगे डिस्कार्ड कर दिया गया। आप खुद सोचिए ये मैकेनिज्म गलत है कि नहीं, क्यों, समझिए जरा इधर। अरे भैया पानी यहाँ जोड़ रहे हो और फिर अगले स्टेप में क्या कर रहे हो, पानी निकालो, तो जोड़े क्यों, जब पानी निकालना था तो पानी जोड़ा क्यों। बोले आप कहें पानी जुड़ेगा पानी निकलेगा, ये कौन सा रिएक्शन होगा भैया। आप जहाँ थे फिर तो वहीं आए, कहे नहीं साहब वहीं नहीं आए, कंपाउंड बदल गया। ओके साहब कंपाउंड बदल गया, ये पहले इनॉल था अब एल्डिहाइड हो गया। नहीं साहब, यहीं पर हमारा एक ही स्टेप का ही रिएक्शन होता है। आप यहाँ पर पानी जोड़े, इनॉल बना, इनॉल क्या कर गया, तुरंत टाटोमराइज करके अपने कीटो फॉर्म में स्टेबलाइज कर गया, कंपाउंड क्या बन गया, ये एल्डिहाइड। तो ये जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो आप जानेंगे। अब यहाँ पर दुनिया भर का गाथा लगा रहे, मार्कोनी का आप लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। मार्कोनी का आप कुछ है वह नहीं, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, एल्कीन वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे और आप कहेंगे साहब मार्कोनी का आपके अनुसार कंपाउंड ये बनना चाहिए, वो माइनर कंपाउंड बनेगा, अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। मेजर कंपाउंड आप मैकेनिज्म के हिसाब से बनाएंगे, वो बन करके आएगा। कहीं के भी आप मार्कोनी का आप देखेंगे फेल हो जाएगा, उससे प्रोडक्ट आप बनाने की कोशिश करेंगे, वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, मेन प्रोडक्ट कुछ और बन करके आएगा। मार्कोनी का आप कहाँ लागू हो जाता है वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्हें सम्मान दिया ही जाएगा। भाई खोजे हैं, खोज किए हैं, तो हम लोग भरपूर सम्मान देंगे, मालार्पण करेंगे उनका, पूरी चर्चा पूरी बात करेंगे, 10 15 20 मिनट हम उनके नाम पर बिताएंगे, उनके नाम पर शोक आकुल करेंगे हम लोग, 5-10 मिनट मौन धारण करेंगे, फिर चर्चा आगे चलेगी, सारी बातें आगे डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्कोनी का आपको छोड़ देंगे, उनको अपने मुँह से कुछ और उल्टा सीधा कहेंगे, नहीं साहब, सम्मान दिया जाएगा उनको। समझ में आ रही बात, उनकी सारी सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको सम्मान पूरा दिया जाएगा। हम छोटा सा खाली एक उदाहरण बता रहे हैं, साहब देखिए ऐसा होता है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, हमको सवाल बताइए, कंपाउंड देख करके बताइए कि कौन मॉलिक्यूल टाटोमेरिज्म शो कर रहा होगा और कौन टाटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा होगा। छोटा सा 1-2 एग्जाम्पल तो भी बहुत सारे पड़े हैं आगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बताना चाह रहे हैं हम आपको, इसीलिए उससे सब पहले सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे। देखिए जरा भैया, ये which will show टाटोमेरिज्म, कौन टाटोमेरिज्म शो कर रहा होगा। पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, बोथ, चौथा कंपाउंड नन। गौर से, ध्यान से, एकदम चीर दें, एकदम बोर्ड में फट उठ जाए, एकदम ऐसा देखें बोर्ड को, बोले छेद हो जाए एकदम निगाह से आपके। जैसे पुराने जमाने में फिल्म में बनता था, नागिन ऐसे देख लेती थी तो वहीं आग लग जाता था, ऐसे बोर्ड देख लीजिए तो आग लग जाए इसमें। बताइए ध्यान से देख करके बताइए जल्दी से। पहला कितने लोग कह रहे हैं भैया पहला? आवाज़ तो कई आए हैं एक साथ, लेकिन अब हम गौर से देख रहे हैं कौन, तो आवाज़ें नहीं निकल रही भैया, बोले। अच्छा नन तो नहीं कोई है? नन वाले के पीछे से नन आ रहा आवाज़ कुछ लोगों का। हाँ नन, कितने लोग कह रहे हैं नन? नन आया कि नहीं आवाज़? आगे तक आया ना आवाज़? पीछे से नन अब कह रहे हैं कौन, तो हाथ ही नहीं कोई उठा रहा है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, बस कंकड़ मार के छोड़ देते हैं ठहरे हुए पानी में, वहाँ तो लहर उत्पन्न हो चुका है और अपना खड़े किनारे मजे ले रहे हैं। बोलिए जरा, कंकड़ ना मारिए भाई ठहरे पानी में। बोलिए गिलास लगा के पानी पी लीजिए बेटा, बोले जल्दी से। आइए जरा देखें इधर, इसमें ये शो करेगा कि ये शो करेगा कि दोनों शो करेगा, आओ इसका पता लगाएं। ध्यान दें जरा, ये देखना। अभी तो ये तो खाली मात्र 2 एग्जाम्पल हम पूछे, अभी आगे कम से कम 14-15 एग्जाम्पल आगे लगे हैं। अभी आप पहचानेंगे कौन शो कर रहा कौन शो नहीं कर रहा है। तो हम खाली आपको बताना चाह रहे हैं कि केसेस 1-2 और हैं, उनको भी जरा आप जान लें। देखें जरा इधर ध्यान से,
जैसे ये माइनस आई ग्रुप है, ये अल्फा और ये अल्फा, इसका तो H निकलने से रहा क्योंकि ये तो sp2 सेंटर है, बोलिए, लेकिन ये तो sp3 सेंटर था, यहां से तो H आप निकाल सकते थे और है भी यहां पर H, बोलिए यहां पर H लगा कि नहीं लगा, तो ये भागेगा, यहां बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां ये देखना टाटोमर इसका बना कि नहीं बना, ये देखना टाटोमर बना, यहां देखना डबल बॉन्ड हुआ C, यहां लगा OH CH CH2, बोलिए बेटा, और टाटोमेरिज्म देखिए झमाझम हो रहा होगा, कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस हुआ, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और अच्छे से रेजोनेंस हो रहा होगा, ऐसे गया ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है रेजोनेंस, और देखिए इनाल कितना स्टेबल हो रहा होगा इसका, तो कीटो से कहाँ भाग रहा होगा ये, इनाल की तरफ, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस तो पहले था, एक्सटेंड कर गया ना रेजोनेंस, अब इसको एक्सटेंडेड रेजोनेंस कहा जाता है, और बढ़ गया रेजोनेंस, और मात्रा बढ़ गई, क्लियर, जबकि पहले देखिए XYZ एक्के में हो रहा था ऐसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब यहाँ देखिए डबल डबल रेजोनेंस हो रहा है, अब आपके हिसाब यहाँ क्या रेजोनेंस हो रहा होगा, यहाँ का इनाल बनेगा, अब आपको दिख रहा है नहीं बनेगा साहब, अब जरा इधर देखना, इधर से तो निकलने से रहा, ये है अल्फा, ये है बीटा, और ये क्या है गामा, हाँ गामा से निकलेगा, समझ में आ रही बात, कैसे, जरा देखें इधर, इसी कंपाउंड को जरा हम ओपन करके बनाते हैं, क्योंकि ऐसे बना के भी आपके दिमाग में बात तुरंत नहीं जाएगी, थोड़ी देर बाद जाएगी, कुछ लोग तुरंत ताली नहीं बजाएंगे, 1-2 दिन बाद ताली बजाएंगे, समझ रहे बात, देखें जरा इधर, हम इनके स्ट्रक्चर देखिए CH3, ठीक है, फिर इधर देखना CH, फिर क्या है डबल बॉन्ड, फिर C CO CH CH2, इसी कंपाउंड को हम इस रूप में बना दिए, कोई गुनाह तो नहीं किए, बोलिए, अब जरा इधर देखना भैया, अबे एक कार्बन हम लोग कम कर दिए हैं, कैसे पता चला, अब एक कार्बन तो बर्बाद हो जाएगा, अब देखिए 2 3 और 2 5, ठीक, इसीलिए तुरंत सुधार किया जा रहा है ना, गलती कहाँ हुई है हमसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, ये क्या हुआ गामा, यहाँ से जब खिंचाव ऐसे होगा तो यहाँ या निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, भाई जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, नॉर्मल से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है, तुरंत खट से देखिए इधर खींचा, इधर नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, अब ये क्या करेगा, ये देखना तुरंत ये इधर खींचेगा नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, बांड तोड़ दीजिए, जब आप बांड तोड़ेंगे तो देखिए सिचुएशन क्या बन करके आया, ये देखना CH2 माइनस CH प्लस CH माइनस CO माइनस प्लस, यहाँ CH है तो डबल बॉन्ड रहेगा, ऐसे पुराने बांड टूटेंगे नए बांड बनेंगे, ये देखना भैया, ये निगेटिव पॉजिटिव क्या कर लिया, नया बांड बनाया, ये निगेटिव पॉजिटिव क्या कर लिए, नए बांड बनाए, और जो यहाँ से H निकला था वो कहाँ भागेगा, यहाँ कर लग जाएगा, ये देखना, इधर देखना XYZ लोन पेयर यहाँ है, फिर XYZ, नहीं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं, ये ऐसे पूरा जाएगा, ये क्लियर बात, अब इधर देखना जरा भैया, इसी का अगर हम लोग ऐसे बनाते तो कैसे बनता, यहाँ से ये शिफ्ट करता, और ये यहाँ आते, ये यहाँ चले जाते, देखना कंपाउंड ऐसे बनता, ठीक है, यहाँ लग जाता OH, यहाँ आ जाते डबल बॉन्ड, ये हो जाता डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड था, इस कंपाउंड का ये इनालिक फॉर्म है, हम आपको चित्र बना करके दिखा रहे हैं, अब इसमें देखिए माइग्रेशन किसका हो रहा है, गामा हाइड्रोजन का, जानते हैं गामा हाइड्रोजन कब माइग्रेट करेगा, जब कभी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा तो तुरंत वहीं गामा कार्बन को चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर sp3 सेंटर है कि नहीं है, अगर sp3 सेंटर होगा तो तुरंत खट से H जाकर
रेजोनेंस या कह सकते हैं टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। बात स्पष्ट हुआ। सवाल जो आपके यहाँ पूछा गया था नीट में, वो सवाल जरा दर्शन करा दें हम आपको, तब आपको और आनंद आ जाएगा। सवाल देखें जरा इधर भैया, सवाल जो आया था ये देखना। हम पहला ऑप्शन बना रहे हैं, दूसरा ऑप्शन बना रहे हैं, तीसरा ऑप्शन बना रहे हैं और चौथा ऑप्शन बना रहे हैं नन। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सवाल पूछा गया व्हिच मॉलिक्यूल शो टाटोमेरिज्म, पहला कि दूसरा कि दोनों की कोई नहीं? बोलो मेरे लाल, बोलो बच्चों। कितने लोग कह रहे हैं बोथ? हाथ उठाएं जल्दी से। बोथ, क्योंकि बहुत लोग बोथ बोल रहे हैं। बड़ा सा एक फारा लेके आया करो घर से और घुसेड़ दिया करो पेट में हमारे ले आकर के। नए सरऊ रहें और ना भौंकें। बोलो बेटा, इतनी बेइज्जती हमारी सार्वजनिक रूप से कर रहे हो, रिकॉर्डिंग भी जा रहा होगा और बेइज्जती हो रही होगी हमारी। देखें जरा इधर। अब बेटा ये बताओ पहले, यहाँ पे तुम कहाँ से माइग्रेशन करा दोगे? अल्फा कार्बन क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। यहाँ तो मेथिल लगा है ना, न दिख रहा हो तो लो हम बनाए दे रहे हैं, ये लो। बोलिए, यहाँ पर भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखना, ये अल्फा, ये बीटा, ये क्या हुआ? यहाँ तो H है। हमने कहा था अभी कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा तब गामा कार्बन से H माइग्रेट हो सकता है, बशर्ते कि वो sp3 सेंटर हो। बात स्पष्ट हुआ? तो माइग्रेशन देखिए यहाँ से हो जाएगा। कैसे माइग्रेशन होगा? अब देखना, इसका हम चित्रकारी करके आपको दिखा रहे हैं। इसको मिटा दें इधर। चलिए, वीडियो जाएगा उसको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा बेटा। सब एक लाइन छापेंगे तो सोचेंगे घर पर हम वीडियो ही ना खोलें। इधर देखें जरा, इधर इसी कंपाउंड देखिए, मैं ऐसे बना दे रहे। ठीक है। अब देखना बांड ऐसे जाएगा, ये बांड इधर भागा, ये इधर भागा, और इसका जो H था ये ऐसे निकल के भागेगा। जब अगला टाटोमेरिस का बनेगा, ये देखना यहाँ निगेटिव आया और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में बांड बना लेंगे। यहाँ प्लस आया होगा, यहाँ माइनस आया होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लिए? बांड बनाए, और यहाँ जो H प्लस था वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये देखना, कॉन्जुगेटेड इनाल बनकर तैयार हो गया। ये देखना, एक्स वाई सेट, एक्स वाई सेट, यहाँ लोन पे रहे नहीं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन चालू हो गया और अच्छे से ये स्टेबल होगा। इससे ज़्यादा स्टेबल देख रहे हैं आपको। हालांकि अब आपको आगे हम बताएंगे कि इनाल ज़्यादा कंटेंट बना रहा होगा कि कीटो ज़्यादा कंटेंट बना रहा होगा, वो भी आगे सॉल्वेंट पर निर्भर करेगा कि हम किस सॉल्वेंट पे लेकर के चल रहे हैं। बात स्पष्ट हुआ? चीज़ें क्लियर हुई? तो जरा इसमें देख लीजिए, कुछ छूट तो नहीं रहा? कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं भैया? अच्छा, डायट सिस्टम अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं ना, हम लोग किसमें कूद रहे थे अभी? ट्रायाड में। टाटोमेरिज्म में देखिए नीचे लिखा भी गया है, sp3 वाला हुआ, और टाटोमेरिज्म नीचे जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ना, इसमें देखिए लार्ज कॉन्जुगेशन यानी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इनाल वाले में जो जा रहे हैं। क्लियर बात? आइए डायट सिस्टम में जरा हम लोग देख लेते हैं। डायट सिस्टम में जरा देख लें बेटा, इसको बोले। अब भैया मिटाए दे रहे हैं। डायट सिस्टम में देख लें भाई, इसमें देखिए क्या लिखे करे, इफ हाइड्रोजन ऑसिलेट बिटवीन टू एटम्स कॉल्ड डायट सिस्टम, नो नीड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन को कोई नीड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे HCN हुआ, साइनाइड फार्म हो जाएगा, और इसका ये
नाइट्रो हो जाएगा और दूसरा नाइट्राइटो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ AgNO, ये देखना, जब आप इसका टाटोमर बनाएंगे तो यहाँ से H शिफ्ट होकर के कहाँ जाएगा, यहाँ पर भी लग सकता है। तो जब यहाँ पर लगेगा तो N आइसोसाइनाइड बना। यहाँ देखना भैया, H शिफ्ट होकर के यहाँ जाएगा तो नाइट्राइटो हुआ। ये हुए नाइट्रो और ये हुए नाइट्राइटो। ये सब ज़बरदस्ती वाले हैं सब, इसलिए बहुत इस पर फोकस होने की आपको ज़रूरत नहीं। सवाल पूछा जाता है कौन इनऑर्गेनिक साल्ट टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो सिल्वर का ये साल्ट देखिए शो करता है। ये भाग करके यहाँ गए, ये बाउंड होकर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा AgO। क्लियर बात? ये नाइट्रो फार्म हुआ और ये कौन सा हुआ, नाइट्राइटो फार्म। तो सिल्वर का ये साल्ट टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, एसिड टाटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, एसिड टाटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो इनको इसलिए हम डिस्कस कर ले रहे हैं, हालांकि आपके एनसीईआरटी की किताब में डायट सिस्टम नहीं दिया गया, लेकिन कुछ किताबें इसको दिखा रही हैं। तो कभी चूंकि आगे हम लोग अभी डिस्कस नाइट्रो और नाइट्राइटो की बात करेंगे तो वहाँ पर नाम आएगा, इसलिए थोड़ा सा जानकारी ले लेना जरूरी है। अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो कोई इसमें नुकसान या हर्ज नहीं है। अब इसके आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे मीडियम बदलने से टाटोमर का कंटेंट बदलता है। जैसे मान लीजिए कंपाउंड देखिए, इधर देखना, CH3 है, CO है, CH2 है, CH3 जैसे कंपाउंड है। अब ये टाटोमेरिज्म शो करेगा, तो जब टाटोमेरिज्म शो करेगा तो ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है। अब H हम अल्फा 1 से निकालेंगे कि H हम अल्फा 2 से निकालेंगे, बोलिए। वो डिपेंड करता है कि हम मीडियम कौन सा लेकर चल रहे हैं, मीडियम एसिडिक है कि मीडियम बेसिक है। दोनों ही बनेंगे, लेकिन एक मेजर और एक माइनर। तो किसमें इधर का कंपाउंड ज़्यादा इधर वाला कम बनेगा, और किसमें इधर का ज़्यादा बनेगा इधर का कम बनेगा, इन सब की चर्चा आज नहीं अगले टर्न पर होगा, क्योंकि यहीं तक चर्चा किया गया था। थैंक यू। मोर क्राउडेड एल्काइल है, तो इस सब चर्चा हम लोग करेंगे आगे। अभी बहुत सारी टाटोमेरिज्म में बातें बाकी हैं बेटा, तो टाटोमेरिज्म खत्म करके हम लोग फिर ऑप्टिकल में आएंगे। ओके।